हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड पॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम लखनऊ। तो अभी आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो देखने जा रहे हैं, इसमें मैंने क्या किया है कि सारे जो रिएक्शन थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो मैंने एक जगह पे कर दिए हुए हैं। ठीक है। आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वेराइटी ऑफ रिएक्शंस हैं, जैसे कि सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन यदि आपके एक जगह पे कर दिए जाएँ, सारे रिडक्शन रिएक्शन यदि आपके एक जगह पे कर दिए जाएँ, ठीक है, सारे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन यदि आपके एक जगह पे कर दिए जाएँ, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के सारे रिएक्शन एक जगह कर दिए जाएँ, तो आपका एक जो है 80 से 90% एक रिएक्शन का हिस्सा पूरा एक जगह पे कवर हो जाता है। तो जो लोग ड्रॉपर फेज में हो या फिर 12th में हो, जिन्होंने एक बार पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रखी है, उन्हें पता है कि मतलब अलग-अलग चैप्टर्स में सारे रिएक्शन बिखरे हुए हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो हर जगह पे रिएक्शंस फैले हुए हैं, उनको मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है और मैंने अपने तरीके से रिएक्शन को आपको बताने की, याद कराने की, समझाने की कोशिश करी हुई है ना? इसके बाद भी आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के भरोसे रहेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपके क्लासरूम के जो नोट्स होंगे, जो लेक्चर नोट्स होंगे, वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। उसमें जो चीज़, यदि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ाई गई है, जो एनसीईआरटी से बाहर है, जो इर्रेलेवेंट है, उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी की चीज़ों को पढ़ेंगे। और ये वाला जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो देखने जा रहे हैं, ये आपको एक नए तरीके से सारे रिएक्शंस को याद करने में हेल्पफुल होगा। रिएजेंट वाइज और रिएक्शन वाइज ये सारे वीडियोज हैं, एक साथ में आपके सारे ऑक्सीडेशन, सारे रिडक्शन, सारे हाइड्रोलिसिस, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया जा सकता है और जितने अच्छे से याद करने लायक इनको बनाया जा सकता है, बताया जा सकता है, उतने अच्छे से मैंने इनको बताया है, समझाया है। तो ये सारा वीडियो देखो, आपका सारा मतलब लगभग 80-90% रिएक्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा मात्र 1 से 1.5 घंटे में, और ढेर सारे आपके नेम्ड रिएक्शन कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो अच्छे से जितना समझाया जा सकता है, सारे तरीके से मैंने एक जगह पे रिएक्शन को कवर कर दिया है। तो अब यहाँ से आप अपना इसके आगे का वीडियो देखिए और सारा रिएक्शन पढ़िए, सबको एक जगह नोट करिए, और इन सारे रिएक्शंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आ जाइए। ठीक है। आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। आप हो सकता है आपको ज़्यादातर चीज़ें पता हो, ठीक है, हो सकता है आपको ज़्यादातर चीज़ें पता हो, और अब तो सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया है, तो आपको चीज़ें ज़्यादातर पता भी होंगी। तो बात यह है कि यहाँ पे मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? मैं अलग तरीके से चीज़ों को समराइज़ करता हूँ, ये मेरी आदत है। तो आपको इसीलिए ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो आप अभी आज का ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला वीडियो देखो, जहाँ पे मैं सारे चैप्टर से हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फेनॉल ईथर, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, हर जगह से मतलब जितने रिएक्शन पॉसिबल हैं ऑक्सीडेशन के, वो सारे यहाँ पे मतलब कि एक साथ में समराइज किया हूँ। ठीक है। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको जीओसी की भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएँगी, सिंस जीओसी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है? काफ़ी बड़े-बड़े लेक्चर्स उसके बन जाते हैं पढ़ाते समय। तो मैं जीओसी को शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्या-क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जिससे आपको सारी ऑर्गेनिक समझ में आ जाए, ठीक है? आपके लेवल पे। और ये भी आपको फ़ायदा होगा कि कम जीओसी पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, मतलब आप कम जीओसी पढ़ के आप अपने सारे चैप्टर्स की चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? और एनसीईआरटी में तो जो जीओसी दिया है, वो तो उसमें कवर कर ही दूँगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है कि सारे चैप्टर से मैंने चीज़ों को उठाया है एक जगह पे, ठीक है? तो यहाँ से मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो थोड़ा-सा ऑक्सीडेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। तो बात करें ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन इज़ अ टाइप ऑफ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है? ऑक्सीडेशन इज अ टाइप ऑफ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपको ये पता है, जैसे जब कोई चीज़ रिड्यूस होती है, जैसे कि मान लो आपका ये चीज़ है, मतलब कि जैसे मान लो आपका एल्कीन है ना, एल्कीन का जब आप हाइड्रोजनेशन करते हो, तो क्या ये एल्केन बनता है? यहाँ पे आप जब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे ना, तो ये यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब भी हाइड्रोजनेशन होगा, तब वहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है? उसी तरीके से जब भी आपका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन एक तरह का डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है? आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही अल्कोहल वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि ये किस तरीके से डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा-सा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल में जैसे आपके पास ये देखो, ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया है, OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी यहाँ पे दिखाया है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा, और यहाँ पे ये कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है? तो ये एक तरीके का डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ये आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। ये है आपका HCHO, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है? इसके आगे बात करें, अब यहाँ से शुरू करते हैं, जो मतलब कि थोड़ा सा बात हो गई ऑक्सीडेशन के बारे में, अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि
हाँ, ये जानने के बाद आपको मतलब कि सारे सारे चैप्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो ये आपको पता भी होगा, मैं एक बार बता भी देता हूँ कि अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज़ करते हो तो वो एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बनाएगा, आगे चल के अच्छे से डिस्कस होगा, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ठीक है। कीटोन जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एल्डिहाइड जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका यहाँ से हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से। तो जैसे कि आपका मान लो एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, ठीक है। एल्केन में बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्केन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, टर्सरी एल्केन ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। टर्सरी एल्केन ऑक्सीडाइज होता है, ठीक। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन जब ऑक्सीडाइज होगा तो आपका कीटोन या एसिड दे देगा, ठीक है। और आपका जब एल्काइन ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या देगा भैया, तो ये आपका सिर्फ एसिड दे सकता है, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई हमको। इसके बाद आपका टर्सरी एल्केन जो है ये ऑक्सीडाइज होता है, प्राइमरी सेकेंडरी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो टर्सरी एल्केन का ऑक्सीडेशन हम देखें तो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जहां पे लिखा है वहां पे ये चीज दी हुई है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्केन डज नॉट ऑक्सीडाइज बट टर्सरी एल्केन डू, ठीक है। तो यहाँ पे टर्सरी एल्केन का मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, ठीक है। ये टर्सरी एल्केन है, तो इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा आपका वही अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल बनेगा और ये आपका टर्सरी एल्केन का ऑक्सीडेशन होता है। क्या बनता है आपका सी 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 ओ एच, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, वहां पे उसने एल्केन एल्केन एल्काइन के बारे में हमने वहां से चर्चा कर दी, ठीक है। अब एल्कीन की थोड़ी सी बात करें डिटेल में तो आप ओजोनोलिसिस पढ़े हो, ठीक है। हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ भी रिएक्शंस पढ़े हो, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के साथ भी रिएक्शंस पढ़े हो, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये सारे रिएक्शन आप कहते हैं ऑक्सीडेशन में। तो एल्कीन के ऑक्सीडेशन में ही यदि हम इन चीजों को समझें तो जैसे कि आपका ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस किसके प्रेजेंस में होता है, तो ओजोनोलिसिस होता है आपका ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, ठीक है। बाकी एक रिएक्शन आपका हॉट एंड कंसंट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक है आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट जिसको कि आपको आप बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हो, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट भी आप बोलते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करें आपका ओजोनोलिसिस के बारे में। तो ओजोनोलिसिस में क्या होगा कि जब आप ओजोनोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन एंड जिंक वाटर तो आपका यहाँ पे या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा या दोनों बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे एसिड नहीं बनेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आती है, ठीक। ओजोनोलिसिस एक तरीके का आपका माइल्ड ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ से समझे तो। अभी आगे आपको माइल्ड ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4, हॉट एंड कंसंट्रेटेड K2Cr2O7 ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी आपको आगे लिस्ट में पता चल जाएगी एक साथ में सारी चीजें। तो इन मतलब कि यदि एल्कीन का आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हो तो बेसिकली यहाँ पे क्लीवेज होता है, ठीक है, और आपको एसिड मिलता है प्रोडक्ट में, ठीक। तो ये मतलब कि बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको जो याद रखना चाहिए कि ओजोनोलिसिस की हिम्मत है एल्डिहाइड और कीटोन तक ले जाने की, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर जो है ये कहाँ तक लेके चले जाएंगे, ये एसिड तक आपको लेके चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 आपके बेयर्स रिएजेंट की बात करें तो इसमें आपका डाइऑल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डाइऑल क्या होता है, तो एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH लग जाओ तो ये डाइऑल हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात जाननी चाहिए कि यहाँ पे आपका सिन एडिशन होता है, ठीक है। सिन एडिशन होता है और डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हॉट एंड कंसंट्रेटेड नहीं, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 हमने लिया है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम समझाएं कि एल्कीन जो है आपका जो एल्कीन है उसको थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट करें ओजोनोलिसिस और KMnO4 के एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे कि आप यहाँ पे यदि एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराओगे, एक सेकेंड, आप यहाँ पे एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ, ओजोनोलिसिस लिख देता हूँ, ओजोनोलिसिस इधर साइड, ओजोनोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन एंड जिंक वाटर, ठीक। तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक तो इस कार्बन से प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, एक दूसरे कार्बन से बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक सेकेंड, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा तो आपका एल्डिहाइड होगा, एक एल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन बनेगा, तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा या तो दोनों बनेगा, ठीक है। अब इसी में हम बात करें अपने KMnO4 की, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 या K2Cr2O7, तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्लीवेज हो रहा है ना, क्लीवेज हो रहा है, प्रोडक्ट इसके भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लूँ तो आपका ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, तो ओजोनोलिसिस जब होगा तो ये 3 कार्बन का बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। और इस वाले कार्बन से बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ठीक। इसके बाद आपको KMnO4 मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन इसका करें तो क्लीवेज यहाँ से होगा, मतलब डबल बॉन्ड से, ठीक। तो आपको यहाँ पे एक चीज ये जाननी है कि
आपको यहाँ पे एक चीज़ ये जाननी है कि टर्मिनल डबल बॉन्ड यदि होगा, मतलब कि एक कार्बन लास्ट में यदि रहेगा डबल बॉन्ड के बाद, अंतिम में सिर्फ एक कार्बन है, तो उसका मतलब एक कार्बन का एसिड तो बनेगा नहीं, एक कार्बन का एसिड नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या? तो वो वाला कार्बन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन उसका होगा और वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो CO2 में +4। तो ये वाला कार्बन जो है अपना, ये CO2 दे देगा और ये तीनों कार्बन क्या? एसिड दे देंगे। तो C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, ये प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिला। अब यदि टर्मिनल पे मतलब टर्मिनल पोजीशन पे यदि डबल बॉन्ड ना हो, कहीं बीच में डबल बॉन्ड हो, तो उसका भी प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? चलो इसको एक कार्बन और यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो यहीं से क्लीवेज होगा, तो बनेगा क्या? 3 कार्बन का C डबल बॉन्ड OH और 2 कार्बन का C डबल बॉन्ड OH, दोनों एल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है, दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, या तो एल्डिहाइड बनता है या तो कीटोन बनता है, तो बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद आप यदि KMnO4 से कराओगे तो चूंकि टर्मिनल कार्बन तो है नहीं, तो CO2 नहीं बनेगा, दोनों का एसिड बना दो। दोनों का एसिड कैसे बनाओगे? तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में एसिड बनेगा और ओजोनोलिसिस में आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। अब यहाँ से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स की यदि बात करें तो ये तो अपने को पता ही है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड या कीटोन देगा और फिर वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड देंगे। अब देखो अपना प्राइमरी अल्कोहल है, तो जब इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या देगा? एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा? कीटोन। ठीक, इतना अपने को पता है। ठीक है, इतना अपने को पता है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है आपका, यदि आप इसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो वो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। ठीक, यदि आप इसमें भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दोगे तो वो रिएक्शन को एल्डिहाइड तक नहीं, कहाँ तक लेके चला जाएगा? एसिड तक। वो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना लेगा? एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कीटोन की। अब आप कीटोन में यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या बना लेगा? कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल में यदि आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो क्या बना लेगा? कीटोन। यदि आप इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करोगे तब भी ये कीटोन पे ही आके रिएक्शन रुकेगी। क्यों? क्योंकि कीटोन डू नॉट इजिली ऑक्सीडाइज, इट ऑक्सीडाइज इन विगरस कंडीशन। आगे कीटोन का ऑक्सीडेशन भी बताऊंगा, आपको पढ़ना है, मतलब आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि हम यूज करें सेकेंडरी अल्कोहल में तो हमको क्या मिलता है? कीटोन। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल में क्या है आपको जानना कि टर्सरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज। ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए अच्छा पॉइंट है कि टर्सरी अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है आपको में भी ये पता हो अब तक कि टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह यूज करने के बाद वो एसिड ही बनता है। तो हो सकता है आपको पता हो कि टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एसिड देता है, लेकिन टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो क्या होता है? टर्सरी अल्कोहल अंडरगो एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन होगा तो आपका एल्कीन बनेगा, अंडरगो एलिमिनेशन फॉलोड बाय क्लीवेज। ठीक, अब आपने यहाँ पे आपको पता ही है कि एल्कीन का क्लीवेज कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो टर्सरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज, इट अंडरगो एलिमिनेशन फॉलोड बाय क्लीवेज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब आपका इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट आपका एसिड ही रहता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एसिड ही रहता है। वेट, आपका फाइनल प्रोडक्ट एसिड ही रहता है। तो आपको हो सकता है ये मतलब कि कंफ्यूजन हो कि टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, तो भैया नहीं। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें जाननी है। अब इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के बारे में। तो यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल के बारे में यदि देखें तो प्राइमरी अल्कोहल में यदि आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो वो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, वो क्या बनाएगा? आपका एल्डिहाइड। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं आपको सिर्फ वही जानने हैं, एनसीईआरटी के बाहर की एक भी पॉइंट नहीं जाननी है। तो आपके सिलेबस में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पीसीसी और CrO3। ठीक है, पीसीसी और CrO3 आपके सिलेबस में। ठीक, अच्छा, उसके बाद यदि आप इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो ये एल्डिहाइड तक नहीं, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा? एसिड। प्राइमरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पे आपको क्या मिलता है? तो आपको एसिड मिलता है। ठीक है, अब आपके सिलेबस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं तो आपको जानना है। KMnO4 इन एसिडिक मीडिया, AMnO4 इन बेसिक मीडिया, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडिया
और बेसिक मीडिया में तो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता नहीं है। आप इनऑर्गेनिक वाली सीरीज देखो, वहाँ पे जहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सारी चीज़ें बताई हैं अच्छे से, पूरा ऑक्साइड और ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड डी ब्लॉक ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें क्या क्या चीज़ें जाननी है। तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और KMnO4 दोनों मीडिया में, और इनका एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर कितना है, ये सॉरी इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या क्या है, कैसे कैसे है। जैसे KMnO4 एसिडिक मीडिया में ज़्यादा होता है, फिर KMnO4 उससे कम, KMnO4 बेसिक मीडिया में उससे कम K2Cr2O7, तो उसका तो सिर्फ एसिडिक मीडिया है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके सिलेबस में, तो आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड या फिर जोन्स रिएजेंट, ठीक है। तो ये इतने आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो आपको जानने हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल को पूरा एसिड तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल का एक और चीज़ आपको जानना है, वो है प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन। अब आपको पता है डिहाइड्रोजिनेशन इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इज ए टाइप ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रोजिनेशन के कौन कौन से रिएजेंट हैं, तो आपके डिहाइड्रोजिनेशन के रिएजेंट हैं सिल्वर के साथ हीट कर दो, मेटल के साथ हीट कर दो, बेसिकली कॉपर के साथ हीट कर दो, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है और आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्डिहाइड, ठीक है। आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्डिहाइड। तो ये प्राइमरी अल्कोहल के बारे में सारी बातें हो गई। और इसमें आपको क्या जाननी चाहिए, तो आपको इसमें पीसीसी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है पीसीसी का स्ट्रक्चर, तो मुझे लगा था, मैंने तो याद किया था, देखो पीसीसी का स्ट्रक्चर और काफ़ी सारी है, मतलब कि एक मेसिटिल ऑक्साइड करके है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सिलेबस तो इस साल वैसे भी कम हो गया, मैंने मेसिटिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर याद किया था। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्जेलिक मैलिक एसिड, एस स्टेरिक एसिड, जी फिर ए एराकिडोनिक एसिड। तो ये सारे मतलब कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनके मतलब कितने कितने कार्बन है, कितने कार्बन के एसिड्स हैं, ये सब भी आपको पता होने चाहिए। तो एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें हैं सब आपको पता होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें मुझे पता है आप ये छोड़ के बैठे होगे, आपको मेस्टिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, इवन वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप ऑर्गेनिक में कहाँ जंप करते हो, सीधे जंप करते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब प्रिपरेशन पे, उसके बाद रिएक्शन पे, उसके पहले की कहानी छोड़ दो। तो जब आप ये चीज़ें करते हो तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती है, फिर वही आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में टीचर भी आपके ऑर्गेनिक में कहाँ जंप करते हैं, प्रिपरेशन, रिएक्शन, उसके बाद नेम्ड रिएक्शन, उसके बाद फालतू के दुनिया भर के रिएक्शन, ठीक है। जो रिएक्शन आपको नहीं जानने चाहिए वो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? उनको पता है, उनको बताना है, उनको तो अपनी सेफ साइड लेके चलनी है सर को, कि यदि आ गया तो बच्चा कहेगा कि हमारे सर ने नहीं पढ़ाया था। सर की भी गलती नहीं है, लेकिन आपका काम क्या है कि आपको एनसीईआरटी की कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी है। जैसे कि मैं बताऊँ, आप ये भी छोड़े होगे एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इनका डाइपोल मोमेंट वगैरह का ऑर्डर वगैरह दिया है। यदि केमिकल बॉन्डिंग में आपको नहीं पढ़ाया गया तो आप छोड़ दो, ये हो गया, ठीक है। एल्काइल हैलाइड में लास्ट में, अभी इसमें देखो सिर्फ क्लोरीन था, फिर उसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दिया है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I का वो आपका डाइपोल मोमेंट, तो हो सकता है वो भी आप छोड़ के बैठे हो। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करती है, आपको कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी होती है, ठीक है। तो वही मेरा काम है कि आपको याद कराना। तो जैसे कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा था कि पीसीसी का स्ट्रक्चर मुझे याद कर लेना चाहिए, अभी तक नहीं पूछा है, हो सकता है भविष्य में पूछ ले, ठीक है। तो पीसीसी का स्ट्रक्चर आपको मैं यहाँ पे बना दूँ, ठीक। तो ये है आपका पीसीसी का स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए। मेसिटिल ऑक्साइड वगैरह का स्ट्रक्चर वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल में मैंने जैसे कि आपको बताया कि सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ये कीटोन बनाता है। कीटोन डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, ठीक है। और मैंने क्या बताया, इट ऑक्सीडाइज इन विगरस कंडीशन, ठीक है, विगरस कंडीशन, ठीक है। तो कौन कौन से क्या विगरस कंडीशन हो सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पकड़ो, उसको हीट कर दो और खतरनाक कंडीशन दे दो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उसको हीट कर दो और बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, तो और विगरसली ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो आपके विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, तो अपना वही KMnO4 को हीट कर दो एसिडिक या बेसिक मीडियम में, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में उसको हीट कर दो, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसको हीट कर दो, जोन्स रिएजेंट
इसको हीट कर दो। अब आपका जोन्स रिएजेंट कहाँ दिया हुआ है, तो ये भी आपको हिडन होगा एनसीईआरटी में। जब आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाओगे ना, तो एक जगह जोन्स रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक। तो हिडन पॉइंट्स को आप पकड़ो, क्योंकि वो पूछे जाते हैं, एक बार पूछ लिया जाता है तब आपको उस पर नोटिस जाता है। बट योर जॉब इज कि आपको पहले नोटिस करना है, उनके पूछने से पहले आपको नोटिस करना है, ठीक है। और सर लोग जो पढ़ाते हैं क्लासरूम लेक्चर्स वगैरह में, वहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं यार। तो आपका काम है आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कंप्लीटली नोट्स पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट दो, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन कराती हैं, ठीक। तो यहाँ से बात करें कीटोन की विग्रस ऑक्सीडेशन की, तो कीटोन का मतलब कि जब विग्रस ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट बनेगा, तो वो प्रोडक्ट बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए पॉपऑफ रूल आया था, ठीक है, पॉपऑफ रूल। ये नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने आना चाहिए। तो ये रूल क्या था कि जैसे कि मान लो आपके पास कीटोन है C डबल बॉन्ड O C, ठीक, ऐसा कीटोन मैंने बना लिया। अब इसका प्रोडक्ट क्या बन सकता है? अब या तो इसको आप जब आप इसको विग्रसली ऑक्सीडाइज करोगे तो आप इसका एसिड बनाओगे, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट आपको इसमें क्या मिलने वाला है? आपको फाइनल प्रोडक्ट इसमें एसिड ही मिलने वाला है, ठीक। तो आप एसिड बनाओगे तो आप यहाँ से क्लीवेज करोगे तो 3 कार्बन का एसिड बनेगा, और एक 10 कार्बन का बनेगा, एक 2 कार्बन का बनेगा, ठीक। आप यहाँ से भी क्लीवेज कर सकते हो, तो एक 4 कार्बन का बनेगा, एक कार्बन का बनेगा। वो एसिड नहीं, वो CO2 के फॉर्म में निकल जाना चाहिए। लेकिन ये रूल क्या कहता है? ये रूल बड़ा सिंपल है, तो आपको याद कैसे करना है? ये रूल बस ये है कि कीटो ग्रुप स्टे विथ छोटा वाला चेन। इसको आप डेफिनेशन के तौर पे मत याद रखोगे, कीटो ग्रुप वांट्स टू स्टे विथ स्मॉलर चेन वगैरह वगैरह। हिंदी में याद रखो, हिंदी में आप 4 बार बोलोगे कीटो ग्रुप छोटे वाले चेन के साथ रहना चाहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या रूल लगाना है कि ये आपका हो गया कीटो ग्रुप, ये छोटे चेन के साथ रहना चाहेगा, ये बड़ा चेन, ये छोटा चेन, ये वाला, तो ये छोटे चेन के साथ रहना चाहेगा। तो आपका क्लीवेज कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? आपको प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड O OH, एक तो ये, एक C डबल बॉन्ड O OH। तो आपके ये प्रोडक्ट होंगे कीटोन के ऑक्सीडेशन के, मतलब कीटोन के ऑक्सीडेशन के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर ली। हालांकि ये चीज़ें हैं काफ़ी आसान, ठीक है। कीटोइनल टॉटोमेरिज्म शायद आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन होता क्या है कि कीटोइनल टॉटोमेरिज्म होता है जिसमें कि ये ऑक्सीजन ये यहाँ पे आता है, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन का, तो COH डबल बॉन्ड C। अब कीटोइनल टॉटोमेरिज्म में रूल है कि ये इधर ही आएगा, तो जब आपका ये वाला एल्केन बनता है तो यहीं से क्लीवेज होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो आपका यहीं से क्लीवेज होता है। तो कॉन्सेप्ट वही है, आपको याद क्या रखना है कि कीटो ग्रुप वांट्स टू स्टे विथ छोटा वाला चेन, ठीक। तो आपको यदि ये चीज़ें कीटोन में सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। अब यहाँ से हम लोग जंप करते हैं टर्शरी अल्कोहल पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग जंप करते हैं टर्शरी अल्कोहल पे। अब टर्शरी अल्कोहल में मैंने आपको सबसे पहली बात क्या बताई कि टर्शरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक। ये क्या होता है? इसमें होता क्या है? इसमें होता है एलिमिनेशन फॉलोड बाई क्लीवेज, एलिमिनेशन फॉलोड बाई क्लीवेज। अब आपका ये रहा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। ये रहा आपका टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में मान लो आपने डाल दिया KMN, इसका आपने विग्रस ऑक्सीडेशन के आपने इसमें डाल दिया KMNO4 और इसको आपने हीट कर दिया, ठीक है। ये विग्रस कंडीशन में ही होता है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो इसके लिए भी थोड़ा विग्रस कंडीशन चाहिए। तो आपका इसमें क्या होगा कि इसमें होगा पहले तो आपका होगा एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन के बाद आपका इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आपका बनेगा RCCH3 डबल बॉन्ड CH2, ये एलिमिनेशन के बाद प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें आपका क्या होगा? क्लीवेज होगा, तो ये डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCCH3, ठीक है। क्लीवेज एसिड बनाना है तो RCCH3 डबल बॉन्ड O, या तो कीटोन आपका बन जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूँ तो RCCH3 डबल बॉन्ड O आपका एक तो या तो कीटोन बन जाएगा, या तो फिर ये सिंगल कार्बन है, मतलब टर्मिनल पे डबल बॉन्ड आपका आ रहा है, तो ये आपका CO2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। एक कार्बन का एसिड तो नहीं बनता। इसके बाद आपका टर्शरी अल्कोहल में आपको क्या जानना चाहिए कि टर्शरी अल्कोहल भी डिहाइड्रोजिनेशन देते हैं विथ Ag के साथ हीट कर दो, मतलब सिल्वर के साथ हीट कर दो या कॉपर के साथ हीट कर दो। मेटल के साथ हीट करने पे इनका भी डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन के बाद आपको क्या मिलेगा? तो आपका वही एल्किन बनेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? मान लो इसका प्रोडक्ट बना है, तो ये आपका वही RCCH3 डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है, तो इसमें आपका एल्कीन बनता है, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन के बाद। तो अब बात करते हैं कुछ अदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो आपको जाननी चाहिए, सिलेबस में इधर उधर दी हुई हैं। तो क्या दिया हुआ है कि एल्काइल बेंजीन ऑन विगरस ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्काइल बेंजीन ऑन विगरस ऑक्सीडेशन गिव्स एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका कहाँ पे दिया हुआ है? तो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। इसमें भी 2-3 चीजें हैं जो आपको मतलब कि पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि मान लो आपका ये हो गया बेंजीन, ठीक है, इसके ऊपर CH3, ये क्या बन गया आपका? टोल्यूइन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बना दो, जैसे कि यहाँ पे ले लो CH2 CH3, 2 कार्बन का ले लो एल्काइल बेंजीन, और यहाँ पे लगा देता हूँ मान लो, ठीक। और क्या ले लो, चलो 3 कार्बन का ले लो, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, कुछ भी ले लो। उसके बाद आप यहाँ पे लगा लो ऐसा ग्रुप, ठीक है। तो इनका जब आप विगरस ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो सबसे पहली बात ये कि इररेस्पेक्टिव ऑफ चेन लेंथ कितने भी हो एल्काइल बेंजीन में एल्काइल ग्रुप के, वो बनाएगा COOH ग्रुप, ठीक। तो आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा COOH, 1 कार्बन है तब भी, ठीक है, 2 कार्बन है तब भी COOH, ठीक है, 3 कार्बन है तब भी COOH। दूसरी बात आपको यहाँ से क्या जाननी चाहिए कि वो वाले कार्बन मतलब कि टर्सरी कार्बन जिनके पास मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, टर्सरी कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए ना, क्योंकि वहाँ से डिहाइड्रोजनेशन ही तो एक तरीके से आप कराओगे। तो जब आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो मतलब कार्बन लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, उनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये वाला ग्रुप था, ये वाला ग्रुप, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये जैसे का तैसे रह जाएगा, ठीक। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जैसे का तैसे रह जाएगा, ठीक। तो ये चीजें आपको जाननी थी, क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में ये सारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की, ठीक है। इसके बाद बेंजीन की थोड़ी सी बात करें, तो बेंजीन अपने आप में काफ़ी स्टेबल, काफ़ी खुश बनता है, ठीक। तो बेंजीन को मान लो आपने K1O4 से ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश की, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेंजीन का एक रिएक्शन दिया है आपके NCERT में, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में शायद दिया है। तो आपका बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एट 500 डिग्री सेल्सियस, आपके NCERT में 773 केल्विन करके लिखा होगा। तो V2O5 के प्रेजेंस में ये आपका एनहाइड्राइड बनाता है बेंजीन। आपका पहले बेंजीन था, ठीक है, ये आपका एनहाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें मेरे को बतानी थी ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में, ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैंने बातें कर दी, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन भी इसमें कवर कर दिया। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से ज़्यादातर चीज़ें कवर हुई हैं। हाइड्रोकार्बन में भी टर्सरी एल्कीन और एल्काइन, ये लोग ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। अगले आने वाले वीडियो में आपको रिडक्शन रिएक्शन के सारे वीडियोज मतलब सारे रिएक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आज कवर करेंगे ऑल रिडक्शन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो रिडक्शन रिएक्शन में क्या है कि ज़्यादातर रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है अपने पास, ठीक है, और बाकी हम लोग काफ़ी सारे मतलब जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं अपने सिलेबस में उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और उन रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हम लोग रिडक्शन के सारे रिएक्शन कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन में बताई थी कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पे, एक सेकेंड, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पे एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, और इनको ऑक्सीडाइज करने पे एसिड मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे कवर हैं। तो इनको ऑक्सीडाइज करने से हमको एसिड मिलता है। अब इसी का उल्टा यदि हम लोग देखें तो एसिड को जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, और जब इसको रिड्यूस करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन को तो हमें अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ें हमको पता है, तो हम यहाँ से अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा
रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पहले तो ये देख लें कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो हमें पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है। सिंस काफ़ी सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी के बाहर की पढ़ाई जाती हैं, तो मेरा मोटो यही है कि आप एनसीईआरटी का ही पढ़ो, कम पढ़ो, उतना ही पढ़ के जाओ और बहुत प्रिसाइज चीज़ें पढ़ के जाओ, बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। तो मेरे तरीके से आप यहाँ पे रिडक्शन में यदि आप देखें तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पहले मैं चर्चा करूँ तो आपको कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट जानने हैं। तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट में रिडक्शन का सबसे जो महान देवता है जिसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अभी मैं सारे रिडक्शन रिएक्शन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ से बात करूँ कि अपने को कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ने हैं। तो अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पास सबसे जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मेटल जैसे कि आपका पैलेडियम, प्लेटिनम या निकेल, ठीक है। डिबाल एच पढ़ना है, रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ठीक है। उसके बाद नेम्ड रिएक्शन है अपने पास ढेर सारे, कौन कौन से हैं, बर्च रिडक्शन, लिंडलर कैटलिस्ट, रोजेनबर्ग रिडक्शन, स्टेफेंस रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। तो आपका जब रिडक्शन का टॉपिक चलेगा तो इसमें ढेर सारे आपके रिडक्शन रिएक्शन कवर हो जाए, सॉरी नेम्ड रिएक्शन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपके जो ज़्यादातर नेम्ड रिएक्शन दिए हुए हैं वो देखो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में दिया हुआ है एक तो, ठीक है, ज़्यादातर वहीं पे दिया हुआ है, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में ढेर सारे दिए हुए हैं। और रिडक्शन वाला जब टॉपिक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे आपके ढेर सारे मतलब नेम्ड रिएक्शन भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करें, सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है इसके, अच्छा देखो रिडक्शन होता क्या है। तो रिडक्शन देखो एक तरीके का जैसे कि कोई स्पीसी यदि हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में डोनेट कर रही है, ठीक है, H+ के फॉर्म में, H+ क्या है तुम्हारे पास, प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन कोई स्पीसी यदि हाइड्रोजन को हाइड्राइड के फॉर्म में डोनेट कर रही है H- के फॉर्म में, ठीक है। तो जो अपने रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये H- डोनेट करते हैं, ठीक है, हाइड्राइड। हाइड्रोजन का देखो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेते हैं, लेकिन हाइड्राइड के केस में -1 होता है। और ये हाइड्राइड बनते हैं जैसे वो देखो अल्कली मेटल के साथ बनते हैं, NaH सोडियम हाइड्राइड, सोडियम का +1 हाइड्रोजन का -1, ठीक है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा हाइड्राइड डोनर है, अच्छा इसलिए क्योंकि ये 4 हाइड्राइड को डोनेट करता है, इसलिए बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये चूंकि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स को, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें तो अपने को तो ये पता ही है कि एसिड रिड्यूस होकर क्या बनाता है, एल्डिहाइड या कीटोन, वो रिड्यूस होकर क्या बनाता है, अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग बात करें रिडक्शन की तो एसिड रिड्यूस होकर क्या देगा, एसिड रिड्यूस होकर क्या देगा, एल्डिहाइड कीटोन देता, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन देता, एल्डिहाइड या कीटोन। लेकिन अब चूंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, इसको ये पूरा अल्कोहल बना देगा, ठीक है, इसको ये पूरा अल्कोहल बना देगा। तो यदि मैं लिखूं तो RC डबल मतलब RCOOH ये एल्डिहाइड है तो इसका RCH2OH लिख लो, RCH2OH, ठीक है। तो ये अपना हो गया RCH2OH, अल्कोहल बनेगा इसमें, ठीक। अब मान लो एल्डिहाइड है तो वो तो भैया अल्कोहल ही देगा, RCH2OH। अब मान लो अपने पास कीटोन है तो वो क्या देगा, वो अल्कोहल देगा, कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। याद करो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते थे तो एल्डिहाइड बनता था, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते थे तो कीटोन बनता था। तो यदि कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड को करेंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, RRCOH क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। इसके बाद अपने पास एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल। 2 सेट ऑफ अल्कोहल बनेंगे तो एक RC11OOH और इसका वाले का जब बनेगा तो वो बनेगा RC11OOH, ये R- वाले का बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें अपने पास ये क्या है, अमाइड, ठीक है, अमाइड है तो अमाइड से क्या बनेगा, RCH2NH2, देखो रिड्यूस फॉर्म यही है तो ये क्या बनेगा, अमीन, ठीक। ये आपका ग्रुप रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन था ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। ऐसे याद कर लेना हर जगह पे, ठीक है। इसके बाद हाँ बात करें ये आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या बेंजीन। तो देखो डबल बॉन्ड रिड्यूस
नहीं होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है। इवन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी रिड्यूस नहीं होता है, बेंजीन भी रिड्यूस नहीं होता है। अच्छा, रिडक्शन का जैसे मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, मैंने एक वहाँ पे टॉपिक समझाई थी ना, उसमें क्या मैंने बताया था कि जब ऑक्सीडेशन इज अ टाइप ऑफ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये मैंने कैसे बताया था कि जैसे हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो वहां पे डिहाइड्रोजनेशन होगा। ठीक उसी प्रकार जब आपका रिडक्शन होगा तो वो एक प्रकार का हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन है। तो जब भी हाइड्रोजनेशन होगा आप देखना रिडक्शन होगा वहां पे। जैसे आप ये एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे जब रिडक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, C2H4 से आपका बन रहा है C2H6। अब आप एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो, एक सेकेंड, एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो। C2H4 में कितना है, +4, तो ये हो गया +2, ठीक है, सॉरी -2, क्या हो रहा है, हाँ, तो ये क्या हो गया -2, ठीक है, इसका -2, इसका निकालोगे तो +6, तो इसका हो गया -3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। आप हाइड्रोजनेशन जब कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन, या फिर जब आप रिडक्शन कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को जो सबसे अच्छी पॉइंट लगी थी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने के बावजूद भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या बेंजीन के डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अब इसके आगे बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड की। सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड देखो क्या है ना, अपना सोडियम बोरोहाइड्राइड ज्यादा लोग को रिड्यूस नहीं करता है, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। अब एल्डिहाइड को कहां तक लेके जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल तक। कीटोन को रिड्यूस करके कहां तक ले जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल तक। और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करके कहां तक लेके जाएगा, अल्कोहल तक, ठीक है। बाकी इसके अलावा NaBH4 इतना ज्यादा वीक है, ठीक है, इतना ज्यादा वीक है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को, ईस्टर को, साइनाइड को, नाइट्रो ग्रुप को किसी को भी रिड्यूस नहीं कर पाता है। और भी ग्रुप्स होंगे तो ये मतलब ये तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को NaBH4 भी रिड्यूस नहीं ही कर पाएगा, ठीक है। तो इतना यदि हम समझ गए तो हमको याद क्या रखना है यहाँ से, चूंकि बहुत चीजें हैं, तो आप यहाँ से बस एक चीज याद रखना कि इन तीन ग्रुप को छोड़ के NaBH4 किसी को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। सिर्फ इन तीनों ग्रुप को छोड़ के NaBH4 किसी को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक। तो आपको इसमें सिर्फ तीन रिडक्शन रिएक्शन NaBH4 के याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव चीज बता दूं आपको। तो कंपैरेटिव चीज क्या है, देखो जैसे कि आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है तो वो एल्डिहाइड को कहां तक लेके आएगा, प्राइमरी अल्कोहल तक। कीटोन को कहां तक लेके आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल तक। कार्बोक्सिलिक एसिड को कहां तक लेके आएगा, अल्कोहल तक। एसिड हैलाइड को कहां तक लेके आएगा, अल्कोहल तक। एनहाइड्राइड को कहां तक लेके आएगा, अल्कोहल तक। ईस्टर को कहां तक लेके आएगा, अल्कोहल तक। साइनाइड को कहां तक लेके आएगा, अब मान लो साइनाइड में मैं आपको बताऊं RC ट्रिपल बॉन्ड है ना, ऐसा कुछ है। तो साइनाइड देखो कैसे रिड्यूस होगा, साइनाइड जब रिड्यूस होगा तो ये कार्बन रिड्यूस हो जाएगा तो वो CH2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH2NH2, यानी क्या, अमीन, ठीक है। नाइट्रो को कहां तक लेके आएगा, नाइट्रो को भी RNH2 अमीन बना देगा, ठीक है। अमाइड को कहां तक लेके आएगा, RCH2NH2 अमीन बना देगा। प्राइमरी अमीन्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड में अपने क्या याद रखना है, कुछ नहीं, सिर्फ 3 रिएक्शन। कौन कौन से रिएक्शन, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड हैलाइड को। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल, एसिड हैलाइड को रेस्पेक्टिव अल्कोहल। बाकी ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, कोई भी रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये टेबल आपके पास हो जाएगी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की।
अब बात करें ये आपका डबल बॉन्ड, तो भैया डबल बॉन्ड ये तो नहीं कर पाएंगे, कौन, NaBH4 नहीं कर पाएंगे। और अपना जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या बेंजीन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें यदि आपको क्लियर हो गई, जिसमें कि ये आपको याद रखना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने के बावजूद भी इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम लोग अपने नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि है अपने पास डिवाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये क्या है, डिवाल H का क्या कहानी है कि डिवाल H इज यूजफुल इन एल्डिहाइड या कीटोन के प्रिपरेशन में। ठीक है, ये एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन में यूज होता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इसमें जो बनती हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन ही बनती हैं। ठीक है, डिवाल H की क्या खासियत है, ये 1 स्टेप रिडक्शन कराता है। जैसे 1 स्टेप रिडक्शन में आपको समझाऊं, तो जैसे कि जब आपका यहाँ पे एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है तो ये एक स्टेप का रिडक्शन हुआ और ये दूसरा स्टेप हुआ, और जब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आया तो ये 2 स्टेप का रिडक्शन करा दिया। मतलब एसिड जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब आप ले रहे हो तो वो एसिड को 2 स्टेप रिडक्शन करा दे रहा है, सीधे एसिड को कहाँ पहुँचा दे रहा है, अल्कोहल पे। तो अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट की कमी हो गई अपने पास। तो अब अपना क्या है कि अपने को मान लो किसी एसिड से क्या बनाना है, मान लो एल्डिहाइड बनाना है, तो अपने पास कहाँ से रिएजेंट आएगा, कहाँ से बनाओगे। ठीक है, कहाँ से बनाओगे एल्डिहाइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करोगे तो ये लोग क्या कर देंगे, उसको अल्कोहल बना देंगे। तो अपने को एक ऐसा चाहिए था रिएजेंट जो कि बना सके एसिड से एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो अपने पास चाहे एसिड हो, चाहे ईस्टर हो, साइनाइड हो, ठीक है, एसिड क्लोराइड हो, इन सबको ये कहाँ तक लेके आता है, एल्डिहाइड तक। ठीक है, इन सबको कहाँ तक लेके आता है, एल्डिहाइड तक या कीटोन तक। ठीक है, अब इसके बाद बात करें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, तो भैया वही बात है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करने की हालत इनकी भी नहीं है। ठीक है, इनकी भी हालत नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजनेशन एक ऐसा चीज है, हाइड्रोजनेशन मतलब आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हो, मतलब आप कोई ऐसी स्पीसी नहीं दे रहे हो जो कि हाइड्राइड को रिलीज करे। ठीक है, आप कैटालिटिक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन दे रहे हो, आप कैटलिस्ट दे रहे हो, जैसे कि कौन से आपके निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या कर रहे हो भाई, अपना बेसिकली हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात जो मेरे को बतानी है, जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ते वक्त नोटिस की थी, वो ये कि निकेल जो है इसको आप हाई टेम्परेचर पे यूज कर सकते हो एज मतलब हाई टेम्परेचर पे यदि आप रिडक्शन करा रहे हो, तो हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, तो आप निकेल को यूज कर सकते हो। पैलेडियम और प्लेटिनम को आप हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते हो, तो निकेल को जो है आप हाई टेम्परेचर पे यूज कर सकते हो, और पैलेडियम और प्लेटिनम ये लो टेम्परेचर पे यूज होते हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने नोटिस की थी। ठीक है, तो अब यहाँ से बात करें, अब अपने पास मान लो एल्कीन है, एल्कीन का रिडक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक है, एल्केन बना दूं, एल्केन। ठीक है, अच्छा अपने पास C ट्रिपल बॉन्ड C है, एल्काइन है, तो ये क्या बनाएगा, एल्काइन से हाइड्रोजनेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, लेकिन वो भी हाइड्रोजनेशन होगा, जब उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा तो उसका फाइनल प्रोडक्ट एल्केन ही मिलेगा। ठीक है, एल्केन ही मिलेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपका मन हुआ कि आपको अब एल्काइन से एल्कीन बनाना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपके पास जो रिएजेंट था वो क्या कर दिया, उसने एल्काइन को एल्कीन तक नहीं पूरा रिड्यूस करके, मतलब पूरा हाइड्रोजनेशन उसका हुआ और वो क्या बन गया, एल्केन। आपको क्या चाहिए था, एल्कीन, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड से एल्काइन से आपको चाहिए था एल्कीन। ठीक, इसके आगे रिएक्शन नहीं ले जानी थी, मतलब एल्केन नहीं बनाना था। तो आपके पास 2 स्पेशल रिएजेंट आए इस काम के लिए, कौन कौन से, लिंडलर कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन। ठीक है, ये दोनों रिडक्शन आए। तो ये दोनों रिडक्शन की स्पेशल बात ये थी कि ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड तक ले जा रहे थे, एल्केन नहीं बना रहे थे। ठीक है, तो अच्छा और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बातें देखें तो जैसे RNO2 है, तो मतलब नाइट्रो ग्रुप है, तो ये आपका RNH2 हो जाएगा, वही उसी तरीके से रिड्यूस होके। RCOCl है तो RCH2OH अल्कोहल बन जाएगा। RCOCHO एल्डिहाइड है तो RCH2OH अल्कोहल बन जाएगा। कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा भैया। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, CHOH कर लो। ठीक है, साइनाइड है तो इसको भी वैसे ही आप रिड्यूस कर दो, RCH2
NH2 प्राइमरी अमीन बन गया। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमने सारी चीज़ें देख ली कौन कौन सी कहाँ पे है। अब बात करें ये दोनों लिंडलर कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन की, तो देखो बर्च रिडक्शन में क्या होता है कि जब आप देखो, अच्छा ये दोनों हमको क्यों आए नोन में, ये दोनों हमको क्यों नोन में आए, जैसे मान लो आप यदि आपके पास एल्काइन है, ठीक, आपके पास एल्काइन है, एल्काइन से जब आप प्रोडक्ट बनाओगे, मतलब एल्कीन बनाओगे, तो हो सकता है जो आपका C डबल बॉन्ड C है इस पे जो हाइड्रोजन का जुड़ना हो, जैसे मान लो आप ये ले लो, ठीक, आपने ये ले लिया, अब आपका हो सकता है कि हाइड्रोजन जो है वो एक ही साइड जुड़े और ये दोनों जो R हैं वो एक साइड हो जाए, सिन एडिशन। या फिर क्या हो सकता है कि C डबल बॉन्ड C आपका ट्रांसपोजिशन पे हाइड्रोजन जुड़े और ये R ट्रांसपोजिशन पे हो जाए, ये दोनों R मतलब ये दोनों एल्काइल चेन, तो ये हो गया आपका एंटी एडिशन। तो अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि या तो सीन एडिशन हो रहा है या तो एंटी एडिशन, तो दो टाइप के मतलब एल्किन बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पे यही हुआ कि जब आप लिंडलर कैटलिस्ट यूज किए तो आपका सीन एडिशन हुआ और आपका क्या बना, सीन एडिशन हुआ और आपका ये R एक ही साइड मतलब कि 90 डिग्री पे हो गए, और या फिर जब आपका एंटी एडिशन हुआ तो उसको बर्च रिडक्शन के हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर दूं आपके लिए अच्छा सा। तो देखो जब आप एल्काइन लिए, एल्काइन में जब आपने लिंडलर कैटलिस्ट यूज किया तो सीन एडिशन हुआ, आपने बर्च रिडक्शन किया तो एंटी एडिशन हुआ। अब बर्च रिडक्शन क्या है, बर्च रिडक्शन का जो रिएजेंट है लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया या फिर आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। सीन एडिशन हुआ, एंटी एडिशन हुआ, इसमें जो आपका प्रोडक्ट बना वो इसमें जो आपका बना इसमें सिस एल्किन बना और इसमें ट्रांस एल्किन बना, ठीक है, ट्रांस एडिशन। तो आपने बर्च रिडक्शन में लिथियम विथ अमोनिया या फिर सोडियम विथ अमोनिया, ये आपका बर्च रिडक्शन हो गया। लिंडलर कैटलिस्ट क्या हो गया, तो लिंडलर कैटलिस्ट में हो गया आपका H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ CaCO3, ठीक है। जैसे जब आप रोजेनमंड रिएक्शन पढ़ते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन के साथ PDBSO4 यूज करते हैं, पैलेडियम BSO4, तो उसको क्या बोलते हैं पता है, डीएक्टिवेटेड। तो ये क्या है कि जब आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, ये थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देगा। आप हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम यूज करते हैं तो आपका क्या होता, पूरा रिडक्शन हो जाता, ये एल्काइन से सीधे एल्केन बनता, लेकिन आप इसको डीएक्टिवेट कर रहे हो, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप डीएक्टिवेट कर रहे हो तो आपका एल्काइन से एल्कीन बन रहा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या होगा कि एल्काइन से एल्कीन बन रहा है, ठीक है। तो अब हमने दो रिडक्शन पढ़ी, पहला एक बर्च रिडक्शन, दूसरा लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है। लिंडलर कैटलिस्ट आपका क्या है, हाइड्रोजन पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बर्च रिडक्शन आपका लिथियम अमोनिया या फिर सोडियम अमोनिया। अब एस ब्लॉक जिन लोगों ने पढ़ी होगी, काफ़ी सारे ड्रॉपर्स ने एस ब्लॉक पढ़ी होगी पहले भी, तो वहाँ पे याद करो कि जब लिथियम मतलब कि अल्कली मेटल का एक टॉपिक दिया, अल्कली मेटल का अमोनिया में सॉल्यूशन, ठीक है, तो वहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है, वहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है जिसकी वजह से वहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर आता था और ब्रोंज कलर का सॉल्यूशन बनता था, पैरामैग्नेटिक ब्रोंज कलर का सॉल्यूशन। तो जिन्होंने वहाँ पे पढ़ी वहाँ से ये चीज़ यदि आप समझोगे तो क्या होता था कि लिथियम अमोनिया सोडियम अमोनिया, ठीक है, तो वो जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या कराता था, रिडक्शन, ठीक है, वो क्या करा देता था, रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन वही है आपका, ठीक है। जब आप ये एक तरीके से पैरामैग्नेटिक और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता था तो वो एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता था, तो आप बर्च रिडक्शन में लिथियम अमोनिया या फिर सोडियम अमोनिया यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें सिस बनेगा, इसमें ट्रांस बनेगा, यहाँ सीन एडिशन होगा, यहाँ पे एंटी एडिशन होगा। अब आगे बात करें रोजेनमंड रिएक्शन की, रोजेनमंड रिडक्शन, ठीक है। तो रोजेनमंड रिडक्शन हम लोगों ने कहाँ पढ़ी है, रोजेनमंड रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ी है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में, ठीक है। एसिड हैलाइड लेते थे, हाँ, एसिड हैलाइड लेते थे RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड, हैलाइड में क्लोराइड, इसको हम लोग रोजेनमंड रिडक्शन का रिएजेंट कौन सा है अपने पास, यही है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4, इसको बेरियम सल्फेट के साथ डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे डीएक्टिवेशन होता है वो सब जानने की जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH। आपको ये कहाँ पे दिया है भैया, तो ये दिया है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में, ठीक, ये इसका प्रिपरेशन है। अब इसके बाद बात करें स्टीफेंस रिडक्शन की, तो ये भी आपका कहाँ पे दिया हुआ है,
ये भी आपका दिया हुआ है एल्डिहाइड के ही प्रिपरेशन में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग साइनाइड से प्रिपरेशन कर रहे थे, R≡C≡N, ठीक है। साइनाइड लिया, साइनाइड में हम लोगों ने स्टेफेंस रिडक्शन का स्टेफेंस रिएजेंट डाला, वो क्या था अपने पास SnCl2HCl। अब एक है आपके पास SnHCl भी करके है, अपने पास एक रिएजेंट है SnHCl करके भी। तो वो सारी चीज़ें जैसे कि जो सिमिलर लुकिंग रिएक्शंस हैं, जो एक ही जैसे दिखते हैं, ठीक है, सिमिलर अपीयरेंस वाली रिएक्शन, वो सारी चीज़ें भी मैं आने वाले फर्दर वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो वो आप देखते रहना सीरीज, ठीक है। ऑर्गेनिक वाली जल्दी जल्दी कराऊंगा, हो सकता है थोड़ी थोड़ी बड़ी वीडियो बन जाए, आधे घंटे के, लेकिन आपको काफ़ी यूजफुल होगा पढ़ने में। तो देखो होता क्या था, R≡N साइनाइड SnCl2HCl के प्रेजेंस में ये बनाता क्या है, R≡COH, ठीक है, बनाता क्या है R≡OH एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये भी एल्डिहाइड का क्या है, प्रिपरेशन है, सॉरी, ये भी एल्डिहाइड का क्या है, प्रिपरेशन, ठीक, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन है। तो अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये जो आपका साइनाइड है, जो आपका साइनाइड है, ये पहले इमीन बनाता है, फिर इमीन की हाइड्रोलिसिस होती है, उससे एल्डिहाइड बनता है। तो आपको एक वीडियो में ना मैं हाइड्रोलिसिस के भी सारे रिएक्शन कवर कर दूंगा, ठीक है, सारे हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन, जैसे कि साइनाइड में ही आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये सारे रिएक्शन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। लिखा नहीं है इस तरीके से, लेकिन सब कुछ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। जैसे अभी मैं बात कर रहा था SnHCl वाला, तो जैसे कि आप जब साइनाइड में SnHCl यूज करते हो ना, SnHCl, तो ये आपका कंप्लीट रिडक्शन करा देता है, कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। आपका इसमें बनेगा क्या, आपका इसमें बनेगा RCH2NH2। कंप्लीट रिडक्शन आपने को साइनाइड के ऊपर काफ़ी ढेर सारी दिखी है, ठीक है, साइनाइड से RCH2NH2, ठीक है, काफ़ी हर जगह दिखाया मैंने। ये हो गया आपका साइनाइड, इधर नहीं है, साइनाइड से ये नहीं कर पा रहा है NaBH4, ठीक है। तो काफ़ी सारी, मतलब कि आपका साइनाइड से क्या हो जाएगा, RCH2NH2, ये बन जाएगा अमीन, प्राइमरी अमीन, ठीक है, अमीन बन जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टेफेंस रिडक्शन। अच्छा, ये स्टेफेंस रिडक्शन नहीं है, इसको गलती कभी मत करना, मैं यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज नॉट स्टेफेंस रिडक्शन। तो हो सकता है, अच्छा आपको पता है, एक स्टेटमेंट में ये आपसे क्वेश्चन गलत करा सकता है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है यदि फ्रेम कर दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिएजेंट ऑफ स्टेफेंस रिडक्शन। अब उसमें आपको SnCl2HCl भी दे दे, SnHCl भी दे दे और बोथ दे दे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप हो सकता है गलती से बोथ पे क्लिक कर दो, टिक कर दो, ठीक है। तो ये आपसे गलती हो सकती थी, तो मैंने वहाँ पे इसको क्लियर करने की अच्छे से कोशिश की। तो आपका हो गया रोजनमन रिडक्शन, स्टेफेंस रिडक्शन, ठीक। इसके बाद आपका आता है दो रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किस्लर रिडक्शन। ये दोनों रिडक्शन क्या कराते थे, ये दोनों आते थे उस कैटेगरी में जहां आपका कीटो ग्रुप से एल्केन बनता था, मतलब इतना अच्छा, मतलब पूरा एकदम खत्म, लास्ट वाला प्रोडक्ट एल्केन बन गया, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें तो ये दोनों क्या कराते थे, ये दोनों कीटो ग्रुप को एल्केन बनाते थे, CH2, ठीक है, एल्केन बनाते थे। तो आपका क्लेमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट है, क्लेमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट है, एक सेकेंड, वो ये है कि जैसे आपका मान लो कीटो ग्रुप है, ठीक है, जैसे मान लो आपका कीटो ग्रुप है, ये कलर विजिबल है, ठीक है, कीटो ग्रुप है, इसमें आपने क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट डाला, जिंक Hg एमलगम है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एसिडिक मीडिया में, ठीक है। और जो आपका ये है वुल्फ-किस्लर रिडक्शन, इसमें आपका मान लो कीटो ग्रुप है, इसमें आपने यूज किया NH2NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो KOH क्या है, बेस है, तो ये एसिडिक मीडिया की रिएक्शन है और ये बेसिक मीडिया की रिएक्शन है, ठीक है। तो आपका इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें भी आपका एल्केन बनेगा, इसमें भी आपका एल्केन बनेगा, ठीक है, दोनों केस में आपका एल्केन बनेगा, ठीक। तो इसमें देखो समझने वाली बात थोड़ी सी ये है जो मैं समझाना चाहूँगा, जानो चाहे मत जानो, उतना मतलब कि कॉम्प्लेक्स करके अब देना तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको जान लो कि जैसे मान लो कोई ग्रुप लगा है, कोई ग्रुप है उस कंपाउंड में, कोई कंपाउंड है जिसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि इसके लिए इसको अब मान लो कोई एक चेन है, उसमें कहीं पे कीटो ग्रुप है और उसको एल्केन में कन्वर्ट करना है, वो कीटो ग्रुप हटाना है,
चेन से, ठीक है, और उसी चेन में कोई एक ऐसा ग्रुप लगा है जो कि बेस से रिएक्ट कर जाएगा, तो पूछेगा कि आप इसमें कौन सा मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, वुल्फ किस्नर वाला या फिर क्लेमेंसन वाला। तो अब एसिड है तो आप एसिडिक मीडिया वाला यूज करो, क्योंकि बेसिक मीडिया वाला यूज करोगे तो वो वाला ग्रुप भी अफेक्ट हो जाएगा यदि एसिडिक ग्रुप है वो, तो ठीक है। और यदि उस चेन में बेसिक ग्रुप है तो आप बेसिक वाला ही यूज करो, ताकि यदि एसिडिक वाला यूज करोगे तो वो उसको खा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब इसके बाद एक चीज है आपका यहाँ पे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बारे में ज़्यादा आप नहीं जानोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ये क्या करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ईस्टर, इन सबको रिड्यूस करके क्या बनाएगा, एल्कोहल, ठीक। और आपका मान लो साइनाइड है तो इसको ऐसे ही अपना रिड्यूस करके क्या बनाएगा, RCH2NH2, क्या बन गया, अमीन, क्या बन गया, अमीन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ये आपका वहां पे दिया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये दिया है बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल में वहां पे ग्लूकोज का रेड फास्फोरस HI से रिएक्शन कराता है ना, तो वो पूरा ग्लूकोज 6 कार्बन का चेन पूरा एल्केन बन जाता है, 6 कार्बन का हेक्सेन बन जाता है, ठीक है। तो रेड फास्फोरस HI क्या है, एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे मान लो आपके पास एसिड है, एसिड क्लोराइड है, ईस्टर है, कीटोन है, ठीक है, कुछ भी हो सबको उठा के क्या बना देगा, एल्केन। तो ये मेरे को सबसे खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट लगता है, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूं, थोड़ा सा मुझे ये चीज समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग वाले के कंपेरिजन में, ये देखो, अच्छा कीटोन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एल्डिहाइड तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है एसिड में, लेकिन जो आपका कीटोन है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता था, उसको विगरस कंडीशन देनी होती थी ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कीटोन इजीली इवन NaBH4 से भी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो चलो माना कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहा है, लिथियम एल्युमिनियम सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि वीक है, जो कि 3 ही लोग को करवा रहा है, उसमें भी कीटोन को रिड्यूस कर दे रहा है, तो कीटोन रिड्यूस इजिली, ठीक है, कीटोन रिड्यूसेस इजिली। तो पता है मैंने एक बार क्वेश्चन गलत किया था, मैंने कीटोन देखा उसको रिड्यूस कराना था, मेरे दिमाग में भैया इतना पूरी कहानी मैंने पढ़ी थी कीटोन के ऑक्सीडेशन की, पता नहीं कहाँ का कन्फ्यूजन है, मैंने कहा कीटोन को तो कोई नहीं रिड्यूस कर पाएगा, इसको बहुत विगरस कंडीशन चाहिए रिड्यूस करने के लिए, नहीं तो ऐसा नहीं होता, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए विगरस कंडीशन चाहिए होती है, रिड्यूस हो आराम से हो जाता है, इवन NaBH4 से भी रिड्यूस हो जाता है। और आपको NaBH4 में से 3 रिएक्शन याद करनी है, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड हैलाइड। तो अब मैं यहीं पे वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। आपका मैंने यहाँ पे सारा रिडक्शन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर दिया, ठीक है, सारे रिड्यूसिंग एजेंट बता दिए, ज़्यादातर आपके नेम्ड रिएक्शन भी कवर हो गए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, सारी चीज़ें कवर करा दी, इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन भी करा दिया। और जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, NaBH4 भी कई बार मतलब गलती से लगता है कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें भी H4 दिखता है, लगता है 4 हाइड्राइड देगा और काफ़ी अच्छा रिड्यूस करेगा। डिबालेज का मतलब अपने नोन में क्यों आया डिबालेज, कहानी इसकी क्यों आई, क्योंकि जो भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट थे वो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट कहाँ पे लेके जाके छोड़ते थे, अल्कोहल पे, तो हमको बीच का प्रोडक्ट चाहिए था, तो हमने क्या किया, हमने डिबालेज को यूज कर लिया। ऐसे ही जब हम लोग अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते थे, तो वो डायरेक्ट एसिड पे ले जाके छोड़ता था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr2, 7HNO3, जोन 3 एजेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कुछ ऐसा तरीका निकाला जो कि एल्डिहाइड तक ही ले जाके छोड़े, तो हम लोगों ने वीक ऑक्सीडाइजर यूज किए, जैसे कि PCC और CrO3। वैसे ही यहाँ पे डिबालेज एक तरीके से कंट्रोल्ड रिडक्शन करा रहा है एसिड को पूरा, मतलब एसिड या ईस्टर या साइनाइड को, एसिड क्लोराइड को, मतलब इन लोगों को पूरा ले जाके वहाँ पे ख़त्म नहीं कर रहा है अल्कोहल पे, इन लोगों को एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में काम आ रहा है, ठीक है। फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में मैंने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई जो आपको नोटिस होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में दी हुई थी कि निकेल को आप हाई टेम्परेचर पे यूज कर सकते हो, बाकी पैलेडियम और प्लेटिनम को आप लो टेम्परेचर पे यूज करोगे, ठीक है। तो यदि आपसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है, कोई ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ पे टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे निकल को यूज करोगे, ठीक है। बर्च रिडक्शन, लिंडलर कैटलिस्ट के बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दी। यहाँ पे लिथियम और सोडियम अमोनिया वाले में एक बहुत अच्छी कहानी बताई मैंने। उसके बाद
रोजेनमन रिडक्शन, स्टेफेंस रिडक्शन। ये आपका स्टेफेंस रिडक्शन नहीं है, इसको गलती से भी गलत मत करना, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर लुकिंग रिएक्शन, ऐसे ही मतलब जो आपके एक जैसे दिखने वाले रिएक्शन है, वैसे ढेर सारे रिएक्शन मैं अभी आपको कराऊंगा आगे। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, अब ये एक ऐसा चीज़ है जो कि जल्दी चर्चा नहीं होता है, ठीक है, जल्दी कोई नहीं बताता है, लेकिन इसको भी समराइज यदि किया जाए तो आपको मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन दिए हुए हैं, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे कि आपके हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में दिया है एल्केन और एल्काइन में, और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उधर जो साइनाइड नाइट्राइल है उधर साइड में बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन है। तो यदि सारे हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन को मैं एक जगह पे करूं तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन हैं और कौन कौन से आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो एल्कीन और एल्काइन, जो कि आपके हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में दिए हुए हैं, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन की बात करें तो इसमें जब भी आपका हाइड्रोजनेशन होगा तो वो किसके प्रेजेंस में होता है, तो वो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, एक सेकेंड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। एसिडिक कंडीशन में मतलब कि आप वाटर दोगे तो वो होता क्या है कि मार्कोनिकॉव रूल के, मार्कॉफ रूल जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग इसमें वाटर का एडिशन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, सी 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 ओ एच, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि ये ओ एच जो है, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ओ एच या तो यहाँ भी ऐड हो सकता था या फिर यहाँ भी ऐड हो सकता था, तो ये ओ एच यहाँ पे ही क्यों ऐड हुआ, तो ये आपका भाई मार्कॉफ रूल है जो कि आपको सीधे सीधे बताता है कि, अच्छा, मार्कॉफ रूल जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो ये बताता है कि तो जैसे वाटर है तो वाटर आपका क्या H+ और OH- के फॉर्म में मतलब कि लिबरेट मतलब टूटेगा। एसिड हम लोग इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में मतलब कि आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, ऐसे तो मतलब कि 10⁻⁷ कंसंट्रेशन रहता है H+ और OH- का आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े हो, ठीक है। प्योर वाटर में H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁷, OH का 10⁻⁻, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एसिड कर देंगे, मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेटेड एसिड इसमें यूज कर लेंगे, H+ का मतलब वही है। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि OH, हाँ, मार्कॉफ रूल आपका ये कहता है कि OH मतलब कि OH उस पे मतलब कि जो नेगेटिव स्पीसी है ये OH- वो उस कार्बन पे जाके ऐड होगा जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो ये तो रूल हो गया, ये आपको मतलब कि रूल के फॉर्म में मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें एडिशन ऑफ वाटर का, वो ऐसे होता है कि जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि जैसे मान लो आपका ये था सी 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 डबल बॉन्ड सी, तो देखो हुआ क्या होगा आपके सॉल्यूशन में, वाटर जो है H+ और OH- में टूटा होगा, H+ और OH- में टूटा होगा। ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीसी है, डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना, और ये वाटर क्या है, सॉरी ये H+ क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसी है। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आएंगे, H+ के पास आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जब सीन होगा तो आपको अब पता है कि या तो कार्बोकैटायन के लिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो किस पे आएगा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। देखो मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें अच्छे से याद कर लो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं जीओसी के काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि बोला हूँ बताऊँगा, तो जीओसी की चीज़ें जब मैं बताऊँगा तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ें एनसीईआरटी में है वो तो याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्डर दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, उसको तो एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड। तो मतलब कि फंक्शनल ग्रुप के जो प्रायोरिटी का ऑर्डर दिया है वो तो एकदम पक्का याद होना चाहिए जितना एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी में जितने आपके मतलब कि ऑर्डर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का दिया है तो वो याद होना चाहिए, ट्रिक बना लो, याद कर लो। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया हुआ है तो वो याद होना चाहिए, ठीक है। आपका बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एमओटी में जो वहाँ पे σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो दिया हुआ है सीक्वेंस, वो चीज़ें याद होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी की चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड के आपके पूरी सीरीज याद होनी चाहिए, लेंथेनम, ठीक है, लेंथेनम वाली सीरीज, एक्टिनाइड वाली सीरीज। आप जो छोड़ देते हो कि एक सेकेंड, पीरियड 7 होता है ना, ठीक है, 7th पीरियड में जो मतलब कि जो लास्ट वाला ग्रुप है जिसमें कि फ्रेंसियम आता है, ठीक है, फ्रेंसियम वाली जो ग्रुप है जो 118 तक जाती है, वो वाली सीरीज आप छोड़ देते हो, ठीक है। तो
तो ये सब चीज़ें एकदम आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो जैसे कि कार्बोकैटायन की सीरीज आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहले टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है, बेंजाइल, ठीक है ना, ऐसे सीरीज है वो मैं आपको बता दूंगा। 3 ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल, फिर बाईसाइक्लोप्रोपाइल, फिर साइक्लोप्रोपाइल, फिर उसके बाद बेंजाइल, एलाइल, इसमें भी फिर उसके बाद टर्सरी, ठीक है, टर्सरी शायद बेंजाइल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अभी मैं इसको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, आपको जब जीओसी बताऊंगा वहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा कि कार्बोकैटायन की क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से, ठीक है, उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोकैटायन। तो अभी तो हम इतना बता रहे हैं आपको, ठीक है, टर्सरी से ज़्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा प्राइमरी। तो यदि ये कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। यदि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यदि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। लेकिन यदि ये यहाँ पे आएगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, और ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये आपका स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो इस पे OH का एडिशन होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और अब ये निगेटिव चार्ज है, तो ये इस पे अटैक करेगा और सी जहाँ पे OH ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हल्का सा बेसिक मैकेनिज्म मेरे को बताना था, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, ठीक है, सिंस वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो इसलिए। अब इसके बाद हम, अच्छा, एडिशन ऑफ वाटर में मैं एक चीज़ आप लोग को और बता दूं जो मेरे को बताना है कि आप, चलो अच्छा आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। तो एल्केन की हाइड्रोलिसिस ऐसे होगी, वाटर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जाहिर सी बात है, H+ डाल देंगे, मतलब एसिड डाल देंगे ताकि उसका डिसोसिएशन, उसमें वाटर में आयंस का डिसोसिएशन अच्छे से हो। तो आपको रिएजेंट भी याद हो गया यहाँ से। अब एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में जब आप एडिशन ऑफ वाटर करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो आप वार्म H2O लोगे, ठीक है। एल्काइन में आप थोड़ा सा वार्म H2O लोगे और मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी हल्का सा एसिड आप लोगे, कुछ ड्रॉप्स ऑफ विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, ठीक है। तो इसको हम लोग कई बार, देखो, जब एसिड लिखना होता है तो हम लोग H+ लिख के छोड़ देते हैं। तो जैसे मान लो यदि आपका ये ऐसे भी लिखा है कि H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब ये एसिडिक वाटर की बात कर रहा है। यदि ये H2O इन द प्रेजेंस ऑफ OH- ऐसे करके लिखा है, मतलब ये बेसिक वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। एल्काइन में जो पहला मेंबर है कौन सा, इथाइन, ठीक है, C∭C, ये क्या देगा, ये आपको इथेनॉल देगा, ठीक है, एस्टल्डिहाइड। बाकी सारे मेंबर आपके कीटोन देंगे। तो ठीक है, तो एल्काइन की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको ये बोला जाएगा कि ये आपका क्या क्या दे सकता है, या तो एल्डिहाइड दे सकता है या तो कीटोन दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यदि स्टेटमेंट में आता है कि एल्काइन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि पहला मेंबर आपका तो एल्डिहाइड दे ही रहा है ना। तो देखो होता क्या है कि अब इसमें मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस में बना लेता हूँ, ठीक है। तो एल्काइन की जब बात करेंगे तो इसमें क्या है, आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका एक बॉन्ड पहले ले जाओगे, ठीक है, जब आप इसमें वाटर डालोगे तो वो एक बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड यहाँ से हटाओ, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन गया प्रोटॉन के साथ, ठीक है, बना लिया, प्रोटॉन के साथ चला गया H+ के साथ। तो अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे जो एडिशन होगा OH का एडिशन होगा। अब OH का एडिशन दोनों में से किसी कार्बन पे करा तो बराबर की बात है, ठीक है। उसके बाद जब अब क्या होगा, अब अभी भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा प्रोटॉन के पास, H+ के पास, तो फिर से एक OH का एडिशन होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो जब दूसरा वाला प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ से C OH यहाँ पे था, फिर यहीं पे आप OH लगा दो, ठीक है, फिर यहीं पे आप OH लगा दो। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, पता होगा या फिर नहीं पता होगा, तो ये होता है कि किसी भी एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बात आपको जहाँ जहाँ मैं बताता जाऊँगा, बस उसको याद करते जाना, ठीक है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातें नहीं जाननी होती है, कहीं कहीं पे छोटी छोटी बातें आएंगी तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होगा, तो ये क्या होता है कि एक OH निकल जाता है, वहाँ पे एक ऑक्सीजन बचता है। फिर उसके बाद जैसे ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया, तो H से H लगा दो, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, CHO ग्रुप लग गया, तो ये क्या हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या हो गया, इथेनॉल, ठीक है, NaL। तो पहला मेंबर जो है वो एल्डिहाइड देता है, बाकी सारे मेंबर कीटोन देंगे। हाइड्रोलिसिस उसी तरीके से आपको करानी है, प्रोडक्ट आप ऐसे ही बनाना। कैसे बनाओगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, H था, एक बॉन्ड हटाया, OH लगाया, ठीक है, बाद में C। अच्छा, अब इसमें देखो मैं यहाँ पे ये गलत कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस कार्बन पे OH लगा दूँ या तो इस कार्बन पे OH लगा दूँ, ठीक है। तो होगा क्या, इसको आप ना ओपन करके मत ही लिखना, यहाँ पे देखो CH ऐसे कर लो। अब देखो, अब आप या तो इस कार्बन पे लगा सकते हो या तो इस कार्बन पे, तो
ये तो पता है कि मतलब कि इसे बीच वाले कार्बन पे लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, यदि बनेगा तो यहाँ पे OH लग गया। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे OH, अब जो दूसरा OH माइनस इस पे लगेगा तो ये क्या होगा, एक OH यहाँ पे लगेगा, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं तो ये निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O C, ये क्या बन गया आपका कीटोन। अब यहीं पर इतना ही था जहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, इसके बाद सब कुछ आसान है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे अपने हाइड्रोकार्बन हट गया, हाइड्रोकार्बन मतलब कंप्लीट हो गया। इसके बाद ईस्टर है, अमाइड है, इमीन है, साइनाइड है, एनहाइड्राइड है, एसिड हैलाइड है, इमाइड है, ठीक है। इतने हमको हाइड्रोलिसिस जानने हैं, तो सबको एक जगह पे यदि मैं कॉन्साइज करूँ तो अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ ईस्टर की बात। तो देखो यहाँ से एक चीज़ जान लो कि अपने को क्या करना है, वाटर है, वाटर H+ और OH- में टूटेगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा उसको आप क्या दोगे, उसको आप OH- दे देना, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव स्पीसी चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखे उसको आप क्या दे देना, सॉरी, जहाँ पे आपको पार्शियल निगेटिव दिखे उसको आप H+ दे देना, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव स्पीसी अटैक करेगी, निगेटिव चार्ज पे H+ अटैक करेगा और पॉजिटिव चार्ज पे OH- अटैक करेगा। अब यहाँ से ईस्टर की बात करें तो ईस्टर में क्या है कि आप स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़े हो, अच्छा यहाँ पे दोनों आर को मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो, ठीक है। आप स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़े हो, स्टेरिफिकेशन कहाँ पढ़े हो, तो स्टेरिफिकेशन कैसे होता है, स्टेरिफिकेशन एक अल्कोहल और एक एसिड के कंडेंसेशन से होता है, ठीक है, एक अल्कोहल और एक एसिड के कंडेंसेशन से होता है। इसका भी एक रूल है, ठीक है, इसका भी रूल है कि मतलब कि कौन सी वाली चेन रहेगी, कौन सी वाली चेन नहीं रहेगी, अल्कोहल की चेन रहेगी कि एसिड की चेन रहेगी, ठीक है। और फिर उसमें एक एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल देख लेना, उसमें जो स्टेटमेंट दिया है वहाँ पे एक एक्सेप्शन करके दिया है, उसको भी देख लेना, नहीं तो मैं अभी स्टेरिफिकेशन भी कवर कर लूँगा, ठीक है। मैं स्टेरिफिकेशन नोट कर लेता हूँ, इसको मैं कवर कर दूंगा आगे आने वाली किसी वीडियो में, ठीक है। तो स्टेरिफिकेशन, उसका रूल और उसके एक्सेप्शन, ठीक है, वो चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मैं बात करूँ ईस्टर का, तो आपको ये मैंने बताया कि अल्कोहल और एसिड के कंडेंसेशन से ईस्टर बनता है, ठीक है, ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो अब ईस्टर जब हाइड्रोलाइज होगा तो क्या देगा आपको, अल्कोहल और एसिड, वही रिएक्शन है, ठीक है। तो आपका जब ये ईस्टर हाइड्रोलाइज होगा तो देखो हमेशा ईस्टर में जो बॉन्ड टूटेगा ये वाला टूटेगा, देखो इधर, इसको ऐसे समझो, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा ईस्टर में, ठीक है। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर से RO, ये हुआ बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। अब यहाँ पे आप OH लगा दो, कैसे, और यहाँ पे ROH इसको कर दो, ठीक है, ROH। देखो हुआ क्या, तो हुआ क्या कि अब यहाँ पे देखो ये कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा मैं देखो समझाना नहीं चाह रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें बस कवर करना है। देखो होता क्या है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो OH अटैक करेगा तो यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। ये RO-, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो ये निगेटिव स्पीसीज है तो इस पे H+ अटैक करेगा तो ये OH यहाँ पे H लग जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा समझा रहा था। तो यहाँ पे क्या बना, एक एसिड बना और एक अल्कोहल बना, ठीक है। अब आप यदि बेसिक मीडिया में रिएक्शन कराते हो, अब आप यदि बेसिक मीडिया में रिएक्शन मान लो इसी का कराते हो तो ये RC डबल बॉन्ड O- या RO- ऐसा बन जाएगा, ठीक है। बेसिक मीडिया में हाइड्रोजन को आप निकाल दोगे बाहर, ठीक है। बेसिक मीडिया का यही मतलब है कि आप वहाँ से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकाल लो, ठीक है। क्योंकि बेसिक मीडिया है तो वो H+ जाके बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडिया मतलब उस मीडियम में OH- बहुत ज़्यादा है तो आपका जहाँ जहाँ H+, जहाँ जहाँ एक्सट्रैक्टेबल रहेगा वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, भले हो चाहे ना हो, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल और मैं आपको लेके समझाऊं, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा तो आपका क्या बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्लिप होगा तो ये बनेगा ऐसे डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा OH और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल गया एक, यहाँ पे हमको मिल गया एक एसिड और इधर साइड हमको मिल गया एक अल्कोहल, ठीक है। हो सकता है अब ये ऑप्शन में आपको ओपन चेन के फॉर्म में दे दे, तो थोड़ा सा इसको समझना कि आप इसको ओपन चेन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो ऐसे करके दे देगा, ऐसे ऐसे करके दे देगा, एक जगह COOH लगा देगा, एक जगह OH लगा देगा, ठीक है। तो ऐसे भी ऑप्शन बना देते हैं। अब इसके बाद बात करें हम लोग अपने अमाइड की, ठीक है, अमाइड भाई की बात करें तो
अमाइड में क्या हो रहा है कि देखो, जैसे वहाँ पे ये हुआ था ना, जैसे वहाँ पे ये हुआ था कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के इधर वाली बॉन्ड मैंने क्लीव कराई थी, तो यहाँ पे भी यही होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड अपना टूटेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, तो ये बन जाएगा, यहाँ से यदि बॉन्ड टूटा तो ये तो NH2 अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, NH2 है, NH2 माइनस बनेगा। ठीक है, प्रोटॉन की कमी नहीं है, क्योंकि एसिडिक या बेसिक वाटर आप लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आयोनाइज फॉर्म में रहेंगे H+। ठीक है, ये तो अमोनिया के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे वही रूल लगेगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एसिड। अमाइड के हाइड्रोलिसिस में आपको क्या मिलेगा, एसिड। वैसे ही ठीक उसी तरीके से आप ये वाली बॉन्ड क्लीव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH और अमोनिया। तो आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है, स्टेटमेंट में यदि पूछ दे तो अमाइड से हमको क्या मिलता है, एसिड। अमाइड से हमको क्या मिलता है, एसिड। एस्टर से हमको क्या मिलता है, एसिड प्लस अल्कोहल। इसको आप लिख लो रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। अब इसके बाद बात करते हैं आपका इमीन का। ठीक है, इमीन का हाइड्रोलिसिस देखें तो देखो नियम वही है। ठीक है, आसान देखो सब है। देखो जैसे अभी मैंने अमाइड और एस्टर का बताया, ऐसे ही मतलब कि हर जगह आप प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, प्रोडक्ट आप ऐसे ही बना पाओगे। तो जैसे इमीन है, इमीन में भी देखो वही सब लगेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे मैंने अभी एल्कीन में बताया था, एल्काइन में बताया था, वैसे ही यहाँ से एक बॉन्ड आप हाइड्रोजन को देना। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो आपका ये हो गया RC डबल बॉन्ड RCH, एक सेकेंड, RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो देखो होता क्या है, होगा ये कि जैसे कि ये इमीन जो है यहाँ पे CHNH, इमीन एक इंटरमीडिएट टाइप का प्रोडक्ट है। रियलिटी में क्या हो रहा है कि रियलिटी में कार्बन चाह रहा है कि वो 2 या 3 बॉन्ड बना ले, नाइट्रोजन चाह रहा है 3 बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक तरीके से 3 बॉन्ड की तरह कंसीडर करके समझेंगे। तो यहाँ से जब 2 बॉन्ड हटाएंगे एक ही बॉन्ड। ठीक है, लेकिन समझेंगे कि जैसे कि 2 बॉन्ड, ये लोग रहना तो 3-3 बॉन्ड के साथ चाह रहे हैं ना, लेकिन इमीन बना है, इमीन ऐसा बना है। तो जब जैसे कि 2 बॉन्ड जब हटेगा, अभी ये हम एक सेकंड रुको, अच्छा साइनाइड पहले समझा देता हूँ। ठीक है, साइनाइड में ये है कि RC ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड जब मैं समझाऊंगा तो मैं कहूँगा कि एक बॉन्ड हटाओ और यहाँ पे OH लगाओ। ठीक है, फिर एक बॉन्ड और हटाओ, वो बॉन्ड किसके पास गया, H+ के पास, फिर OH मैंने अटैक किया, ये यहाँ पे एक OH और लगाओ। अब कुछ नहीं है, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं रहेंगे, अपना इन दोनों OH को हटाओ, RC डबल बॉन्ड ON, अब नाइट्रोजन को कर दो NH, 1 2 3 NH2। ये क्या बन गया आपका, साइनाइड से क्या बन गया आपका, अमाइड। ठीक है, साइनाइड से क्या बन गया, अमाइड। ठीक है, तो रियलिटी दुनिया यही थी, कार्बन और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाना चाह रहे थे, लेकिन गलती से बन गया इमीन। तो एकदम साइनाइड की तरह ही होगा, इस पे भी 2 OH लगेंगे, इस पे भी 2 OH लगेंगे। ठीक है, और होगा क्या, ये आपका क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये याद रखना है कि इमीन के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ से अमोनिया लिबरेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगा कि इमीन का थोड़ा सा है, ये आपको वहाँ पे स्टेफेंस रिएक्शन में दिया हुआ है, तो आप ऐसे इसको कवर कर लो। ठीक है, देखो जो NCERT आपको बताता है वो कहता है कि जैसे कि अमाइड है, तो वो कहता है कि जब साइनाइड का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये आपका क्या है, ये आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। ये आपका क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, वो कहता है कि अमाइड यहाँ पे नहीं रुकेगा, जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो आप देखो, आप या तो इसको इस तरीके से पढ़ लो कि आप साइनाइड का भी हाइड्रोलिसिस पढ़ो, आप अमाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ो। मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे एक हेडिंग बना दूँ कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड। ठीक है, आप हाइड्रोलिसिस का भी, अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस पढ़ लो, तो वो एक ही में पढ़ लो कि जैसे अमाइड बना तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा, और ये क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, और ये अमोनिया बाहर निकल जाएगा। तो अमाइड के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा, एसिड। ठीक है, ये वाली बॉन्ड आप तोड़ना और अमोनिया को बाहर निकाल देना, और C डबल बॉन्ड O के साथ OH जोड़ देना, तो अमाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा। अब ये जो आपका चीज़ है, अब ये आपका यहाँ से यहाँ तक जब गया तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो NCERT ने साइनाइड को 2 मतलब ऐसे बताया कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो अमाइड बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड बनेगा। अब इसके बाद बात करते हैं एनहाइड्राइड की। ठीक है, एनहाइड्राइड की यदि बात करें, अच्छा यहाँ पे आरडेस लिया है ना, आरडेस में मैं देखो यहाँ पे बताना भूल गया, ईस्टर वाले में यहाँ पे देखो मैं आरडेस लिया था जो ये वाला, तो ये वाला जब यहाँ से क्लीव होगा तो ये आरडेस का अल्कोहल बनेगा,
और R वाले का, मतलब मान लो ये R 3 कार्बन का है तो 4 कार्बन का एसिड बन गया, और ये R मान लो 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन का अल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से इसको देख लो, इसीलिए R और R को अलग अलग करके लिया था मैं। ठीक है, एनहाइड्राइड की बात करें, एनहाइड्राइड की बात करें तो एनहाइड्राइड क्या है, इसमें आप बॉन्ड को क्लीव कराओ। ठीक है, आपको क्या बनाना है, ठीक है, यहाँ से हटा दो ये सारा सिस्टम, ये बना दो R C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से लिख लो R डैश C डबल बॉन्ड O। अब क्या है आपका, अब आपको तो पता है ना कि OH जोड़ोगे, H तो नहीं जोड़ोगे ना गलती से, क्योंकि ये अभी तो मैंने समझाया कि ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आप OH ही जोड़ोगे, OH जोड़ोगे तो यहाँ OH जोड़ दो, यहाँ भी OH जोड़ दो। तो एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको दोनों क्या मिलता है, आपको दोनों एसिड ही मिलता है। आपको एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिला, एसिड। ठीक है, एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से आपको मिल गया एसिड। अब इसके बाद बात करते हैं एसिड हैलाइड की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एसिड हैलाइड की। एसिड हैलाइड में भी दो बातें बतानी है मुझे। ठीक है, एसिड हैलाइड ले लो। तो एसिड हैलाइड में क्या करोगे, कुछ नहीं, वही करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ा R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लगा दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे OH लगा दिया, और ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ खुशी खुशी चला गया और HCl के फॉर्म में लिबरेट हो गया, मतलब या फिर HCl सॉल्यूशन में ही रह गया। ठीक है, तो आपको एसिड हैलाइड के उससे क्या मिलेगा, एसिड हैलाइड से मिलेगा आपको एसिड, एसिड मतलब वही कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे NCERT एक लाइन लिखती है जो कि मैंने पढ़ी थी, तो मेरे को नोटिस हुआ था कि एसिड हैलाइड में रिएक्शन विल बी फास्टर विथ बेस, रिएक्शन विल बी फास्टर विथ बेस। ठीक है, अब देखो बेस के साथ ये रिएक्शन फास्ट क्यों होती है, क्योंकि बेस थोड़ा सा इसके साथ खेल जाता है। जब बेस होता है अपने पास तो यहाँ से ये बन जाता है R C डबल बॉन्ड O O माइनस। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है ये जल्दी बनता है, और जैसे ही ये बना तो अब तो प्रोटॉन को एक्ट करना है ना, अब H प्लस को एक्ट करना है, तो H प्लस आएगा तुरंत इस पर एक्ट करेगा, और क्या बन जाएगा ये R C डबल बॉन्ड O OH, आपको मिलेगा एसिड ही। ठीक है, लेकिन रिएक्शन विल बी फास्टर विद बेस। तो ये स्टेटमेंट में आपसे ये सवाल पूछ सकता है, NCERT की लाइन है, आपको याद होनी चाहिए, आपको नोटिस होना चाहिए ये चीज़। अब इसके बाद बात करें, लास्ट में अपने पास क्या है, इमाइड। ठीक है, इमाइड की बात करें तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप कहोगे कि ये सब कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है ये सब चीज़ें, रिएक्शन के बीच में ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे वही अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो अपने को ये वाली बॉन्ड क्लीव करनी है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो R C डबल बॉन्ड O, और इधर से CH3 NH3। ठीक है, ये बन जाएगा, रुको, R C डबल बॉन्ड O, इधर से इसको सीधा करके बना देता हूँ, CH3 और NH2, तो ये आपका बन गया अमीन, और इधर लग गया OH, तो ये क्या बन गया एसिड, और क्या बना अमीन। ठीक है, तो आपको इमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, एसिड और अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मतलब मेरे को जितने हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन मिले थे प्रिपरेशन के समय में, जो मैंने कलेक्ट किए थे, वो सारी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी। आपको सारे हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन मैंने बता दिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह बता दिए हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह बता दिए हैं कि मार्कऑफ रूल वगैरह क्या था, बाकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वगैरह, कार्बोकैटायन कार्बेनायन और फ्री रेडिकल का तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्बोकैटायन कार्बेनायन की स्टेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, फ्री रेडिकल का भी पता होना चाहिए। ठीक है, जियो से उनका मन किया पूछनी है तो, और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं जियो से, जो भी चीज़ें हैं, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 40-50 मिनट का, 30-40 मिनट का, उसको जरूर से देख लेना। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद ये हो गया एल्कीन एल्काइन, ये पूरा बता दिया, एस्टर बता दिया, फिर सारे के मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख दिए। ठीक है, इमीन साइनाइड अमाइड। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ कि ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं NCERT ओपन कर रहा हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो इधर देखो NCERT में देखो आपको ज़्यादातर चीज़ें पता है कहाँ कहाँ दी हुई हैं, पेंसिल कहाँ है, ज़्यादातर चीज़ें आपको यहीं पे दी हुई हैं कि नाइट्राइल्स का हाइड्रोलाइज होगा, नाइट्राइल्स हाइड्रोलाइज होगा, जैसे कि वही साइनाइड का हाइड्रोलिसिस दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये CH3CO NH2 अमाइड का हाइड्रोलिसिस दिया है, ये भी अमाइड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको और कहाँ दिया हुआ है, इसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस यहाँ पे दिया है हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस आपके चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ना है। ईस्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर गिव रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद शायद यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद आप देखो इमीन वगैरह का आपको वहाँ पे दिया है स्टेफेंस रिएक्शन में, जहाँ दिया होगा मे बी, अभी तो काफ़ी दिन बाद NCERT है। यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो ये आपको दिया हुआ है प्रोड्यूस स्टेनस नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू, ठीक है, SnCl2 के साथ रिड्यूस करने पे ये आपको देगा क्या, करेस्पॉन्डिंग इमीन देगा। फिर ये इमीन का हाइड्रोलिसिस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इमीन हाइड्रोलाइज होकर क्या देता है, एल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे साइनाइड से, ठीक है, ये तो डिवाइलेज का रिएक्शन हो गया, सारी रिडक्शन रिएक्शन में मैंने कवर की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, तो ये आपकी सारी चीज़ें कवर हो गई। तो हाइड्रोलिसिस कवर हो गई, अब तक ऑक्सीडेशन कवर हो गई, रिडक्शन कवर हो गई, ठीक है। जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक को इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे आप चाहे तो पढ़ लिए हो तो रिवाइज कर लो, नहीं पढ़े हो तो मतलब कि इस तरीके से नहीं पढ़े हो, ध्यान नहीं गया है तो इस चीज़ों को कलेक्ट कर लो, ठीक है। में अब देखो यहाँ पे मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो है आपका एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक तरीके से एल्काइल हैलाइड से टॉपिक उठाया गया है। एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन या हेलो एरिन, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हेलो एल्केन हेलो एरिन में जैसे कि ये सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, SN1 SN2 E1 E2, तो इसको कवर करने के बाद एल्काइल हैलाइड की ज़्यादातर चीज़ें आपकी मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका कवर हो जाएगा। और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन जो है आपका कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो वही एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में दिया हुआ है। उसके बाद आपका एल्कीन के प्रिपरेशन में हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है। तो सारी चीज़ों को एक जगह पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे। और इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपका जो एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर है उसमें यदि इसके बाद मैं वो कवर कर दूँ DL, स्मॉल d स्मॉल l, कैपिटल D कैपिटल L, डेक्स्ट्रोली वो, ठीक है, यदि ये सारी चीज़ों के बीच का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ तो और भी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जितना जानना चाहिए सिर्फ उतना ही बताऊंगा, ठीक है। GOC के थ्रू मैं बहुत ज़्यादा स्टीरियो आइसोमेरिज्म कवर नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना आपको जानना चाहिए। तो एक वीडियो आएगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे जिसमें मैं कवर करूंगा एल्काइल हैलाइड से और आपका यहाँ से बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर से। बायोमॉलिक्यूल में जो कैपिटल D कैपिटल L का है तो दोनों को मिक्स करके एक जगह पे समझेंगे कि स्मॉल d स्मॉल l और कैपिटल D कैपिटल L में क्या अंतर है, और इस तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। तो आज हेलो एल्केन और हेलो एरिन से आपका एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब यहाँ से बात करें, थोड़ा थोड़ा जनरल आइडिया बताऊंगा, मतलब हल्का हल्का बताऊंगा SN1 और SN2 के बारे में, ठीक है। इसका आपको बेसिक आइडिया पहले से होगा तो मैं थोड़ा थोड़ा कवर करूंगा। देखो SN1 क्या होता है आपका, देखो SN1 में होता क्या है कि SN1 में 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। SN1 में 2 स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है। SN2 में क्या होता है, SN2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और इसमें साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो आपके पास एल्काइल हैलाइड है, ठीक, ये एल्काइल हैलाइड है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें सॉल्वेंट लेंगे, SN1 में सॉल्वेंट लेते हैं, SN2 में बेस लेते हैं, ठीक है। SN1 में सॉल्वेंट लिए, सॉल्वेंट क्या है कि सॉल्वेंट हम जब भी लेंगे पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, कार्बन और हैलाइड के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, इससे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, इससे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, अब जब कार्बोकैटायन बनेगा तो साथ साथ भैया आपका Cl- भी क्लोराइड आयन भी बनेगा। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा कि इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, ठीक है, इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा ताकि ये मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोराइड का नेगेटिव चार्ज वापस से अट्रैक्ट होकर वापस से हमको ये एल्काइल हैलाइड ना बन जाए, ठीक है। हैलाइड का यहाँ पे Cl ले लो, वही बात हुई, यहाँ पे Cl ले लो। तो ये ऐसा सीन है कि आप यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट लोगे वो पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर करेगी। अच्छा, ये जो सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ ना, देखो सॉल्वेंट वाले को वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा समझाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिजिक्स में समझाते हैं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80। तो वाटर क्या है कि बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडिया का काम करता है। जब मान लो NaCl को आपने पानी में जब डाला तो वो टूट जाता है Na+ और Cl- में। तो जब वो टूट जाता है Na+ Cl- में, कैसे, तो ये वापस से नहीं आ पाते हैं क्योंकि दोनों चार्ज आयन है, तो दोनों को वाटर चारों तरफ से तो पहली बार सराउंड कर लेता है और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडिया बन जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। छोड़ो, उतना नहीं समझना है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे SN1 रिएक्शन में, ठीक है, कार्बोकैटायन बनेगा। अब चूंकि आपका कार्बोकैटायन बनेगा तो अब जो आपका रेट होगा, अच्छा इसमें जो रेट होता है, ये जो आपका SN1 होता है, ये पहली बात तो 2 स्टेप रिएक्शन होगा और ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो रेट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे एल्काइल हैलाइड खत्म होता जाएगा वैसे वैसे इसकी रेट कम होती जाएगी, ठीक। तो और रेट और हाँ, कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी मैटर करेगी। अब आपको पता है कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है
वो टर्सरी की होती है, फिर उससे कम सेकेंडरी की होती है, उससे कम प्राइमरी की होती है। तो रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे भी मैटर करेगा। ठीक है, ये वाला फैक्टर हो गया आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया SN1 में। SN2 की थोड़ी सी बात करें तो ये सिंगल स्टेप साइमल्टेनियस रिएक्शन होती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ये समझाऊं, तो जब ये कार्बोकेटाइन बना तो कार्बोकेटाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब आप देखोगे तो ये sp2 आता है। sp2 मतलब प्लेनर, ठीक है, sp2 मतलब प्लेनर। अब देखो ये कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये ऐसा बनेगा तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। प्लेनर बना, ट्रायंगुलर प्लेनर बना, तो इधर से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, इधर से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो यदि सेम साइड से अटैक किया, कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, कार्बोकेटाइन बना, बन के रुका हुआ है। अब यदि इधर से अटैक किया तो रिटेंशन होगा, अपोजिट साइड से अटैक किया तो इन्वर्जन होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज और कार्बोकेटाइन पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब होगा। ठीक है, 50-50। SN2 में क्या है, SN2 में क्या है कि सिंगल स्टेप साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें चलो इसको ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक, इसको भी ले लो। इसमें क्या है कि आपका साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है जब आप इसमें मान लो OH माइनस है, ठीक है। अब जनरली SN2 में हम बेस लेते हैं, ठीक है, OH माइनस है तो OH माइनस पीछे साइड से अटैक करेगा, OH माइनस इधर से अटैक करेगा और इधर से ये अटैक करेगा और इधर से क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा साथ साथ, ठीक है। तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अपोजिट साइड में OH लगेगा। यहाँ पे Cl लगा था तो यहाँ नहीं, इसके अपोजिट साइड में OH लगेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक, इसमें क्या होगा आपका, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा, इन्वर्जन वाला। तो ये थोड़ा सा मैंने समझाया SN1 और SN2 के बारे में। अब SN2 में क्या है कि आप इसमें जो सॉल्वेंट लेते हो, वो पोलर एप्रोटिक लेते हो। पोलर तो आप लोगे ही क्योंकि आपको ये बॉन्ड तोड़वाना है कार्बन और क्लोरीन के बीच का, ठीक है। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है क्लोराइड को सराउंड करने की, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन और क्लोराइड यदि बनेगा तो क्लोराइड को हमको सराउंड करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कार्बोकेटाइन बना का बना रहे और इस पर अटैक कर सके हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें क्लोरीन साथ साथ निकल जा रहा है, अटैक हो रहा है तो क्लोरीन निकल रहा है अपोजिट साइड से, तो क्लोरीन को सराउंड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसमें अपना क्या एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है। आपका जो SN2 होता है ये आपका सिंगल स्टेप हो गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करता है, इसीलिए इसको SN2 बोलते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड का भी कंसंट्रेशन मैटर करेगा रेट के लिए और न्यूक्लियोफाइल का भी कंसंट्रेशन मैटर करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा दोनों को अलग अलग दिखा देता हूँ, ठीक। तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया SN1 और SN2 के बारे में। तो यहाँ से क्या होगा कि अब देखो जो आपका एल्काइल हैलाइड है इसमें ना स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर होगा। ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा वो कम हिंड्रेंस होगा उसके पास, सेकेंडरी के पास उससे ज़्यादा होगा, टर्सरी के पास उससे ज़्यादा हिंड्रेंस होगा। तो जिसके पास ज़्यादा हिंड्रेंस होगा उसके पास बैक साइड से अटैक करने की, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। ज़्यादा हिंड्रेंस रहेगा, देखो OH को बैक साइड से अटैक करना है तो यदि यहाँ पे ज़्यादा हिंड्रेंस होगा सेकेंडरी या टर्सरी कार्बोकेटाइन में तो उसमें रेट कम हो जाएगा, ठीक है, उसमें उतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा। और प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो पीछे से हमको जगह मिल जाएगा अटैक करने के लिए, तो वहाँ पे मतलब कि प्राइमरी का ज़्यादा रेट होगा। तो एल्काइल इसमें बात करें तो रेट जो है आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का, फिर उससे कम टर्सरी का। और यहीं आपका SN1 में बात करें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर है कार्बोकेटाइन की, टर्सरी एल्काइल हैलाइड ज़्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन बनाएगा, ज़्यादा जल्दी बनाएगा क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, तो वो ज़्यादा रेट देगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा SN1 SN2 समझाया। E1 E2 की बात करें, अब आपका एलिमिनेशन की यदि बात करें तो देखो एलिमिनेशन आपका हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, एलिमिनेशन आपका हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, एलिमिनेशन आपका हाई टेम्परेचर पे होता है। अब जैसे मान लो आपके पास ये है CH2 CHCl, अब इसका एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे ओपन करके लिख रहा हूँ, ठीक, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे ओपन करके लिख रहा हूँ। तो देखो इस हाइड्रोजन का यहाँ से एलिमिनेशन होगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और आपका क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड CH और ये बॉन्ड इधर से खुल जाएगा CH2, क्या एल्कीन बना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। तो देखो
इसमें भी अब 2 चीज़ें हैं, या तो E1 होगा या तो E2 होगा। तो E1 E2 को यदि मैं डिफरेंशिएट करूँ, अब देखो E1 को यदि मैं समझाऊँ तो E1 में क्या होगा कि जैसे कि मान लो आपके पास ये है CH3 CH3 CHCl, ठीक है? ये है आपका एल्काइल हैलाइड। अब इसमें E1 में क्या होगा कि E1 में आप वही सॉल्वेंट लोगे, सॉल्वेंट आपने SN1 में क्या लिया था, E1 और SN1 के सॉल्वेंट सेम होंगे, मतलब रिएजेंट सेम होंगे। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि सॉल्वेंट आपने वही पोलर प्रोटिक लिया है, ठीक है? पोलर होने की वजह से इसने कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को वीक किया, इसको इसने तोड़ दिया, ठीक है? जैसे ही आपने एल्काइल हैलाइड को सॉल्वेंट में डाला, ये दोनों अलग-अलग हो गए। तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास बन गया कार्बोकैटायन CH3 ठीक है, CH कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन बना तो यहाँ से मैं इसको लिखूँ CH2 और यहाँ से इसका हाइड्रोजन थोड़ा-सा अलग करके दिखाऊँ, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन का अब होगा एलिमिनेशन, ठीक है? ये बॉन्ड यहाँ आएगा और आपका इससे क्या बन जाएगा, CH2 CH3 डबल बॉन्ड ये, ठीक? आपको क्या मिल गया, एल्कीन। तो ये होता है आपका E1, ये हाई टेम्परेचर पे होगा। अब E2 की बात करें, ये हो गया आपका E1। अब E2 की बात करें तो आपके पास यही है, जैसे कि CH3 CH3 CHCl। अब SN2 की ही तरह यहाँ पे इसमें भी साइमल्टेनियस होगा एलिमिनेशन। तो होगा क्या, होगा क्या कि साइमल्टेनियसली, अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ CH2, हाइड्रोजन यहाँ पे अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? साइमल्टेनियसली यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है? साइमल्टेनियसली यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है? ये बनेगा क्या, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक? यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एल्कीन। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दिया SN1 SN2 E1 और E2, ठीक है? ये मेरे को इतना डिस्कस नहीं करना था, ये चीज़ें आपको ज़्यादातर चीज़ें पता हैं, ठीक है? तो मेरे को बस यहाँ पे ये डिस्कस करना था कि ताकि आप लोग ये कर पाओ, ये डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन से रिएक्शन में आपको SN1 के थ्रू प्रोसीड करना है, कौन से रिएक्शन में आपको SN2 के थ्रू प्रोसीड करना है, किसमें E1 के थ्रू प्रोसीड करना है, किसमें E2 के थ्रू प्रोसीड करना है, ठीक है? तो उस चीज़ को समझाने के लिए एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में, मतलब कि अच्छे से समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ना, याद कर लेना। अब देखो SN1 और E1 दोनों में आपका कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है? आपने देखा यहाँ पे कार्बोकैटायन E1 में भी बन रहा है, कार्बोकैटायन आपका SN1 में भी बन रहा है, ठीक है? तो इसमें सॉल्वेंट आप कौन कौन सा लोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, कौन क्या होता है, पोलर और प्रोटिक क्यों होता है मैंने अच्छे से समझा दिया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो सॉल्वेंट जब भी आपको वाटर दिखे, मिथेनॉल दिखे, इथेनॉल दिखे, इस टाइप के जब भी आपको सॉल्वेंट दिखे तो आप इसमें क्या कराओगे, SN1 और E1, ठीक है? और क्या क्या हो सकता है इसमें, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, और हो सकता है आपका एसिटिक एसिड, ठीक? तो जब भी इस टाइप के आपको सॉल्वेंट दिखे तो आप उसको SN1 या E1 के थ्रू प्रोसीड करोगे, ठीक है? जब भी आपको इस टाइप के सॉल्वेंट दिखें तो आप SN1 या E1 के थ्रू प्रोसीड करोगे। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें, तो देखो हो क्या रहा है कि जब आपका ये मतलब कि एल्काइल हैलाइड है, इसमें आपने सॉल्वेंट देखा, वाटर, मिथेनॉल है, इथेनॉल, तो आपने कार्बोकैटायन बनाया, ठीक? अब इस कार्बोकैटायन को आप SN1 या E1 के थ्रू प्रोसीड करने जाओगे तो जब आपको लो टेम्परेचर दिखेगा तो आप SN1 कराओगे, जब आपको हाई टेम्परेचर दिखेगा तो एलिमिनेशन कराओगे, एकदम सिंपल, ठीक है? तो अब इसको एग्जाम्पल से समझो। तो जब आप लो टेम्परेचर पे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराओगे, लो टेम्परेचर पे जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो OH माइनस इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, बनेगा क्या, CH3 CHOH, ठीक? आपका क्या बना, अल्कोहल बन गया। यदि आपको हाई टेम्परेचर दिखेगा तो आप यहाँ पे E1 कराओगे, E1 में क्या कराओगे कि आपका यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा और आपका क्या बन जाएगा, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH, आपको क्या मिल गया, एल्कीन मिल गया, ठीक? तो ये हो गया आपका SN1 और E1 के बीच में कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। अब एकदम इतना ही सिंपल है आपका SN2 और E2। अब यहाँ से बात करूँ SN2 या E2 की, तो आप लोग ये देख रहे हो कि SN2 में भी और E2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? एक ही स्टेप में कहानी खत्म हो जा रही है। SN2 E2 में भी देखो आपका सिंगल स्टेप में कहानी खत्म हो जा रही है, ठीक है? तो जब भी देखो साइमल्टेनियस रिएक्शन होगा, सीधी बात SN2 E2 में आपको क्या देखना है, जब आपको सॉल्वेंट के तौर पे आपको बेस दिख जाए, ठीक है? बेस में कौन कौन से, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, या फिर साल्ट में KCN हो गया, आपका बेस हो गया आपका NH3 वीक बेस अमोनिया। तो ये सारे क्या है, जब भी आपको इस टाइप के रिएजेंट दिखेंगे तो आप इसको SN2 या E2 के थ्रू प्रोसीड करोगे। अब इसके आगे उतना ही सिंपल है कि जब आपको लो टेम्परेचर दिखेगा, तो आप सब्स्टिट्यूशन कराओगे, मतलब SN2 ले जाओगे, जब आपको हाई टेम्परेचर दिखेगा तो आप एलिमिनेशन कराओगे, यानी E2 ले जाओगे, ठीक है? तो देखो लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर पे आपका SN2 होगा, SN2 में क्या होगा कि ये जो OH माइनस है आपका,
अब सब्स्टिट्यूशन में SN2 में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली बेस अटैक करता है, पीछे साइड से अटैक करता है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, साथ साथ ये बॉन्ड टूट जाएगा, बनेगा क्या, CH3 OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो पोजीशन क्या हो गया, आपको यहाँ पे लगना चाहिए था OH, लेकिन OH आपको कहाँ लग रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका SN2। जैसे ही आपको हाई टेम्परेचर दिखे वहाँ पे आप E2 के थ्रू प्रोसीड करोगे। कैसे करोगे, E2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, साइमल्टेनियसली यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, बनेगा क्या, इसको मैं ओपन करके बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, CH3। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल्कीन। आपको यहाँ पे क्या मिल गया था, अल्कोहल। ठीक है, तो देखो मुझे यहाँ पे ये मैकेनिज्म पूरा समझाने का मेरा पर्पस नहीं था, वीडियो की लेंथ में इससे बड़ी हो गई होगी। SN1 SN2 समझाया मैंने, E1 E2 समझाया मैंने। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें अब ठीक है अच्छे से समझ गए, तो यदि कवर हो गया तो मुझे बस यही 2 पेज समझानी थी, ये दोनों पेज, SN1 और E1। ठीक है, SN2 और E2। मुझे यहाँ पे ये बस आपको समराइज करके देना था कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि आपको SN1 के थ्रू जाना है, SN2 के थ्रू जाना है, या E1 के थ्रू जाना है, या E2 के थ्रू जाना है। तो आप करोगे कैसे, SN1 में जब आपको सॉल्वेंट दिखेगा अपने रिएजेंट में, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सब सॉल्वेंट जब आपको दिखेंगे तो आप कार्बोकैटायन बनाओगे। हाई टेम्परेचर रहेगा तो E1, लो टेम्परेचर रहेगा तो SN1। ठीक है, जब आपको सॉल्वेंट दिखेंगे जैसे कि NaOH, KOH, KCN, NH3, इस टाइप के सॉल्वेंट दिखेंगे तो आप कार्बोकैटायन नहीं बनाओगे, आप सोचोगे कि इसको या तो E2 में ले चलूँ या तो SN2 में ले चलूँ। तो यदि आपको लो टेम्परेचर दिखा तो SN2, हाई टेम्परेचर दिखा तो E2। ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम सिंपल। इसके बाद बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूँगा बल्की बेस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जैसे कि मान लो आपके पास कोई बल्की बेस है जो कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या फिर उससे बड़ा है। ठीक है, तो देखो अब ये चूंकि बल्की बेस है तो ये हमेशा हाइड्रोजन को पेरीफेरी से उठा लेंगे। ठीक है, मतलब इलिमिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, इलिमिनेशन। ये सेंटर वाले कार्बन पे नहीं जाएंगे, ये पेरीफेरी से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे और हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि ये कार्बन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो जैसे कि मान लो आपके पास ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है कार्बन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। ये एक सेकेंड, इसको मैं लिख लूँ थोड़ा सा, CH2 और इसका हाइड्रोजन ऐसे, तो ये वाला हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा देगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड C CH3, और ये वाला बॉन्ड ब्रोमीन का यहाँ से टूट जाएगा, CH3। ठीक है, बन गया क्या, एल्कीन। ठीक, तो ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे बताना था कि यदि आपको टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या फिर उससे बड़ा, मतलब स्ट्रक्चर देखो आपको पेपर में भी कुछ बहुत हैवी सा स्ट्रक्चर दिख रहा है रिएजेंट के तौर पे, तो उससे आप हमेशा एलिमिनेशन ही कराना, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकता है। वो ये नहीं करेगा ना, वो ये तो नहीं कर पाएगा कि वो बेचारा आए इतना स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रॉस करके कार्बन पे अटैक करे और इधर से ब्रोमीन का बॉन्ड टूटे। ठीक है, तो वो इतना नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। तो आपको बस यही 3 पेज मुझे समझाना था, SN1 और E1, SN2 E2 और ये बल्की बेस की कहानी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैंने खुद से समराइज की थी, तो आपको यहाँ पे मैंने एकदम आसानी से 3 पेज बता दिया। इसके PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो इसको देख लो, समझो, याद करो, और आज के बाद जब भी क्वेश्चन आए आपके टेस्ट में, ठीक है, जब आपको कन्फ्यूजन हो कि यार SN1 के थ्रू ले जाऊँ या E1 के थ्रू, जैसे भी, मतलब इन चारों में यदि कन्फ्यूजन हो तो आप नोट्स को रिफर करो, पढ़ो, समझो और उस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, तो ये काफ़ी एल्काइल हैलाइड का एक चीज़ कवर हुआ। इसके बाद मैं एल्काइल हैलाइड से आपका कवर कर दूंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, डेक्स्ट्रो लिवो प्लस माइनस, कैपिटल D स्मॉल डी, कैपिटल D कैपिटल L, स्मॉल d स्मॉल l, इनेंशियोमर, ठीक है, मीजो कंपाउंड, ये सारी चीज़ें उसमें हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, ज़्यादा नहीं है। तो वो चीज़ें यदि मैं कवर कर दूंगा तो आपका एक मेजर पोर्शन और खत्म हो जाएगा। तो पहले भी 3 वीडियो आ चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है, तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे हेडिंग में, मतलब एक एक हेडिंग में चीज़ों को समराइज करके, कलेक्ट करके, समझ के याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।